हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिवानी शर्मा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मजे के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आप लोग जानते ही हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास केजी टू क्लास 12 आपका सीबीएसई बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, वेराइटी ऑफ अदर कोर्सेज सब कुछ बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। आप एकदम बेस्ट कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ पढ़ सकते हो, वो भी बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। ओके, सो बहुत ही ज्यादा इजी वे में आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं विद मैग्नेट ब्रेन्स। एंड इसी नोट पे क्लास 11th एंड 12th स्टूडेंट्स, अगर आप अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो हर एक सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाना चाहते हो, सो आई रियली विश कि आप मैग्नेट ब्रेन्स की फैकल्टीज के साथ अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं। सो आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं इसके बारे में जल्दी से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, हम लोग अपना 3D चैप्टर बिल्कुल स्टार्ट कर चुके हैं। अभी तक हमने एक्सरसाइज 11.1 जो किसके ऊपर बेस्ड थी, डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन, उसे हमने पढ़ लिया है। एक दो छोटे छोटे से फॉर्मूले थे, उनको समझा, उनको याद किया और क्वेश्चंस को खत्म कर दिया। एक्सरसाइज 11.1 में कितने क्वेश्चन थे? टोटल 5 क्वेश्चन थे और सबके सब कितने ज्यादा इजी थे आप लोग खुद ही जानते हो। ठीक है, तो आज इस एक्सरसाइज में हम स्टार्ट करेंगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे लाइन के ऊपर कि 3D में लाइन की क्या इक्वेशन है, लाइन के बारे में क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ना है, वो सब कुछ हम आज डिस्कस करेंगे। और फिर एक्सरसाइज 11.2 के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी वे में खत्म कर देंगे। ठीक है, कुछ वीडियोस बाद आपको मिलेगा एकदम नया टॉपिक, दैट इज प्लेन, और प्लेन के बारे में भी हमें चीजें बहुत सारी पढ़नी है, उसे भी हम बहुत इजीली फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं 3D चैप्टर में 3 सेक्शंस हैं, तीनों ही बहुत इजी है, DC एंड DR ऑफ अ लाइन, लाइन एंड प्लेन। ओके जी, तो ये सारी बातें हमें क्लियर है। अब बात करते हैं जो आज का मेन टॉपिक रहने वाला है, दैट इज लाइन। ओके, लाइन इन स्पेस, लाइन इन 3D, इसमें हमें क्या पढ़ना है? इसमें हम देखा जाए ना तो बेसिकली 2 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं। पहला, लाइन की इक्वेशन। ओके, लाइन की इक्वेशन पढ़ेंगे आप लोग, एंड साथ ही साथ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये 2 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो में होने वाले हैं कि लाइन की इक्वेशन क्या होगी और लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, ये 2 मेन आपके टॉपिक होंगे। अब लाइन की इक्वेशन में भी ना आप 2 तरीके की इक्वेशन पढ़ोगे। यहां पे जो भी हेडिंग हम पढ़ रहे हैं ना, जो भी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, वो चीजें आपको एकदम बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। हम लाइन पे क्या पढ़ेंगे? लाइन की इक्वेशन पढ़ेंगे और साथ ही साथ लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पढ़ेंगे। अब इक्वेशन में भी हम 2 टाइप की इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। एक ऐसी लाइन की इक्वेशन जो किसी गिवन पॉइंट से पास कर रही हो एंड पैरेलल हो किसी वेक्टर से, ये तो आपकी पहली लाइन की इक्वेशन होने वाली है। ठीक, ये कीवर्ड्स बिल्कुल याद रखिए। कैसी लाइन की इक्वेशन पढ़ने वाले हो आप? एक ऐसी लाइन की इक्वेशन जो किसी पॉइंट से पास कर रही है और पैरेलल है किसी वेक्टर से। किसी वेक्टर से पैरेलल होना का क्या मतलब है कि उसका डायरेक्शन के बारे में कुछ कह रहे हैं। ठीक है, सो पैरेलल टू वेक्टर बोले या डायरेक्शन बोले, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप समझ जाएंगे कि ओके, ये इसी टाइप की इक्वेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक ऐसी लाइन जो किसी गिवन पॉइंट से पास कर रही है और किसी वेक्टर से पैरेलल है, तो उसकी क्या इक्वेशन होती है वो हमें जानना है। और जो दूसरी टाइप की इक्वेशन आप पढ़ने वाले हो वो ये है कि कोई लाइन अगर 2 पॉइंट से पास करे, ठीक है, 2 पॉइंट से अगर कोई लाइन आपकी पास करती है तो उसकी क्या इक्वेशन है। ओके, तो टॉपिक क्लियर है, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक क्या? एक ऐसी लाइन जो किसी पॉइंट से पास कर रही है और किसी वेक्टर से पैरेलल है, मतलब उसका कुछ डायरेक्शन हमें गिवन है। ठीक है, दूसरा टॉपिक क्या है? एक ऐसी लाइन की इक्वेशन पढ़ना जो 2 पॉइंट से पास कर रही है। चलो जी, ये 2 मेन टॉपिक हो गए। और यहां पे पता है क्या है? इक्वेशन, लेकिन कैसी इक्वेशन? 2 टाइप की इक्वेशन आपको बनानी होगी। एक होती है वेक्टर इक्वेशन और एक होती है कार्टेशियन। ठीक है, तो हम इसमें वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म दोनों देखने वाले हैं। ठीक है, और सेम टू सेम जब 2 पॉइंट से पास कर रही है लाइन तो उसका भी हम वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म देखेंगे।
मैम ये वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म क्या है? अरे वेक्टर फॉर्म आप वेक्टर अलजेब्रा में पढ़कर आए हो। ऐसी इक्वेशन को हम वेक्टर फॉर्म में कहते हैं जहां पे आप लोग आई कैप, जे कैप और वो वेक्टर का जो साइन होता है ना, जैसे आर वेक्टर, स्मॉल ए वेक्टर, इस टाइप की चीजें जो हम ऑलरेडी वेक्टर अलजेब्रा में पढ़कर आए हैं, अगर वो सब कुछ आपको देखने के लिए मिल जाए, मतलब आपकी इक्वेशन किस फॉर्मेट की है? आपकी इक्वेशन वेक्टर फॉर्मेट की है, वेक्टर फॉर्म की है। ओके, क्या देखने के लिए मिल जाए? कैप या वेक्टर का साइन, दैट्स इट। कार्टेशियन फॉर्म जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या? वही आपके एक्स वाई जेड। अगर एक्स वाई जेड में आपको कोई इक्वेशन दे रहे हैं, मतलब वो कार्टेशियन फॉर्म है। तो इस चैप्टर में ना हम इक्वेशन बनाएंगे 2 टाइप की, और फिर या तो उसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे या तो उसे कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे, और हम साथ ही साथ ट्रांसफॉर्म करना भी सीखेंगे। अगर कोई इक्वेशन आपकी वेक्टर फॉर्म में है तो उसे कार्टेशियन फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, और अगर आपकी कोई इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में है तो उसे वेक्टर फॉर्मेट में कैसे लेके आओगे, ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आई होप इक्वेशन क्लियर है। मैम अभी तो पढ़ा ही नहीं है, अरे टॉपिक क्लियर रखो कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर इसके सारे डेरिवेशन भी बताऊंगी मैं आपको, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या कीवर्ड आपको पकड़ना है, सो दैट आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के ऊपर। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हमें 2 टाइप की लाइंस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, किसी 2 लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की हम बात करेंगे, तो वो 2 लाइन या तो आपकी स्क्यू लाइन होगी। अब ये क्या है, स्क्यू लाइंस क्या होता है, इस पे भी डिस्कशन लेंगे हम। तो स्क्यू लाइंस के बीच में क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, उसका क्या फॉर्मूला है, उसे देखेंगे। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई लाइन हमारी स्क्यू लाइन है या नहीं। ओके, और साथ ही साथ हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखेंगे 2 पैरेलल लाइंस के बीच में। तो ये 4 चीजें हैं जो हमें इस वीडियो में कवर करनी है, बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, और इनके ऊपर हम एग्जाम्पल्स भी देखते चलेंगे। ठीक है, सो आई होप इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये टॉपिक तो क्लियर हो गया है। ठीक है, चलो स्टार्ट कर देते हैं बिल्कुल अपन। सबसे पहले हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस। ठीक है, सबसे पहले हम किसके बारे में बातें कर रहे हैं? इक्वेशन ऑफ अ लाइन, लाइन की इक्वेशन हमें देखना है। तो बोर्ड को मत देखो आप लोग, मुझे जवाब दो कि किस टाइप की इक्वेशन देखने वाले हैं। जस्ट अभी हमने डिस्कस किया था, टॉपिक याद है? क्या टॉपिक है? फॉर्मुलेज भी याद रहेंगे, क्वेश्चंस भी कर लोगे। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हमने क्या क्या हेडिंग पढ़ी है, हमने क्या क्या कंसेप्ट पढ़े हैं, वो चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस, हम लोग 2 टाइप की इक्वेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, पहली कैसी इक्वेशन थी? एक ऐसी लाइन की इक्वेशन जो किसी गिवन पॉइंट से पास कर रही हो और साथ ही साथ पैरेलल हो किसी वेक्टर से। अगर ये जवाब आपने दिया है तो अपने आप को वेरी गुड कह लो। ठीक है, सो हम किस टाइप की इक्वेशन पढ़ने वाले हैं? एक ऐसी लाइन की इक्वेशन जो पास कर रही है किसी गिवन पॉइंट से एंड पैरेलल है किसी गिवन वेक्टर से। तो यहां पे 2 चीजें गिवन होगी आपको, इस वाले फॉर्मेट में 2 चीजें गिवन है। बताओ जरा क्या क्या? एक तो हमें पॉइंट गिवन होगा और एक हमें पैरेलल या फिर डायरेक्शन वाला वेक्टर गिवन होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट पैरेलल फॉर्म आप इस तरीके से बना सकते हो। ठीक है, क्या है ये? पॉइंट पैरेलल फॉर्म, मतलब एक पॉइंट गिवन होगा, एक वेक्टर होगा गिवन जो पैरेलल होने वाला है। ठीक है, तो हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बनानी है, इमेजिन करो, जो पॉइंट से पास कर रही है और किसी वेक्टर से पैरेलल है। दैट्स इट। और जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूं कि हम हर इक्वेशन का 2 फॉर्म देखेंगे। एक हम देखने वाले हैं उसकी वेक्टर इक्वेशन और एक हम देखने वाले हैं उसकी कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है, वेक्टर मतलब वही आपके आई कैप, जे कैप, के कैप, कार्टेशियन एक्स वाई जेड वाले टर्म्स। दैट्स इट। ओके, इसके बाद आप देखेंगे इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। ठीक है, हम डिस्कस कर चुके हैं। एक ऐसी इक्वेशन पढ़ेंगे आप लाइन की जो किसी 2 पॉइंट से पास कर रही है। तो यहां पे देखो 2 गिवन पॉइंट्स, तो जो सेकेंड फॉर्मेट है आपका उसमें क्या होगा? उसमें गिवन होगा 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स आपको गिवन होंगे। ठीक है जी, और उसमें भी आप क्या पढ़ेंगे? 2 चीजें पढ़ेंगे, उसका वेक्टर इक्वेशन और उसका कार्टेशियन इक्वेशन। आई होप चीजें क्लियर है। ओके, सो इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस क्या क्या है? मैम, एक
जहां पे हमें पॉइंट गिवन होगा और पैरेलल वाला वेक्टर गिवन होगा, और दूसरी इक्वेशन हम पढ़ेंगे जहां पे हमें 2 पॉइंट गिवन होंगे। टॉपिक क्लियर है? ओके। अब सबसे पहले वाले की बात कर लेते हैं, एक उस लाइन की इक्वेशन जो पास कर रही है थ्रू अ गिवन पॉइंट, ठीक है, एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। पॉइंट पैरेलल फॉर्म खुद से बना लो ऐसा आप, ठीक है। एक ऐसी लाइन की इक्वेशन जो किसी पॉइंट से पास करे और किसी वेक्टर से पैरेलल हो। किसी वेक्टर से पैरेलल होने का मतलब डायरेक्शन भी होता है, तो इसे पॉइंट पैरेलल फॉर्म समझे आप या फिर पॉइंट डायरेक्शन फॉर्म समझे। तो यहाँ पे 2 चीजें गिवन होगी। तो चलो उसकी क्या इक्वेशन है, इसका डेरिवेशन भी समझ लेते हैं अपन। डेरिवेशन पेपर में नहीं पूछा जाता, लेकिन थोड़ा सा आपको ना फील आएगा इसमें कि अच्छा इस तरीके से पॉइंट होता है, इसका पोजीशन वेक्टर बनाते हैं, वो सब कुछ ना एक बार आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसके बारे में बातें करते हैं, क्या फॉर्मूला होगा फिर उसको भी देख लेंगे। चलो, सो हमें क्या चाहिए, हमें एक लाइन की इक्वेशन चाहिए। तो सपोज करो आप लोग इस डायग्राम पे फोकस करो, हमने एक लाइन बनाई L, ठीक है, डायग्राम साफ साफ आपके सामने विजिबल है। हमने एक लाइन बनाई है L, इस लाइन L की हमें क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए। ये लाइन कहां पर है, स्पेस में है, ठीक है। ओके जी, सो ये रही लाइन, इसकी इक्वेशन चाहिए। अच्छा, ये लाइन की क्या खासियत है मैम, ये ना किसी एक गिवन पॉइंट से पास कर रही है। अच्छा, तो सपोज करो कि जो ये पॉइंट A है आपका, ये गिवन है, ठीक है। तो पॉइंट A आपका गिवन है, इस पॉइंट से आपकी लाइन क्या कर रही है, पास कर रही है, ठीक है। यहां बना लो आप ऐसे, इस पॉइंट A से आपकी ये लाइन L पास कर रही है, और पॉइंट A कैसा है, गिवन है, मतलब आप पॉइंट A के बारे में जानते हो, उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे आप उसे जानते हो, ठीक है। और साथ ही साथ आपकी ये जो लाइन L है ना, यहाँ पे कोई वेक्टर B है, इससे पैरेलल है, ठीक है, ये भी गिवन है। मतलब अब आप इमेजिन करना स्टार्ट करो, जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको क्या क्या देंगे वो लोग, एक पॉइंट दे देंगे, ठीक है, और एक वेक्टर दे देंगे जिससे आपकी ये लाइन पैरेलल है। तो आपके पास 2 चीजें गिवन होगी, एक पॉइंट गिवन होगा जिससे आपकी लाइन पास कर रही है, और एक वेक्टर गिवन होगा जिससे आपकी लाइन पैरेलल है, ठीक है। ये 2 चीजें आपको गिवन है। अब हमें इसकी इक्वेशन बनानी है, तो सबसे पहले हम इसकी वेक्टर इक्वेशन बनाएंगे और उसके बाद कार्टेशियन इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। अब वेक्टर इक्वेशन बनाना है तो चलो वेक्टर देखना पड़ेगा आप लोगों को। तो सुनो, ये पॉइंट A तो गिवन था, है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स भी गिवन होंगे। सपोज करो पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1, y1, z1, ये आपको गिवन होगा। अब एक बात सुनो, इस पॉइंट A का ओरिजिन से अगर मैं कोई वेक्टर बनाऊं, OA वेक्टर, तो वो OA वेक्टर क्या कहलाएगा, आप लोग वेक्टर अलजेब्रा पढ़कर आए हैं। अगर हम कोई वेक्टर बनाएं जिसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन हो और टर्मिनल पॉइंट कोई कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है, कुछ भी कोऑर्डिनेट हो सकता है, तो उस वेक्टर को हम क्या कहते हैं, बिल्कुल सही, पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पे OA हमने क्या बनाया, एक पोजीशन वेक्टर बनाया, और उस पोजीशन वेक्टर को हमने किससे डिनोट कर लिया, स्मॉल a वेक्टर से, ठीक है, A वेक्टर से। तो यहाँ पे आप क्या समझ रहे हो कि हमें पॉइंट A गिवन था, उस गिवन पॉइंट से हमने एक पोजीशन वेक्टर बनाया। तो देखा जाए तो ये पोजीशन वेक्टर भी क्या है, गिवन है, ठीक है। अच्छा, आपको ये याद है, अगर आपके पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं तो उससे वेक्टर कैसे बना लेते हैं, याद करो, पोजीशन वेक्टर। अगर आपके पास A के कोऑर्डिनेट्स हैं, सपोज x1, y1, z1, ठीक है, तो ये A वेक्टर क्या होगा, A वेक्टर क्या होगा आपका, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ये बातें ठीक है, ओके जी। सो हमें पता है अगर कोई पॉइंट गिवन है तो इसका मतलब हम उस पॉइंट का ना पोजीशन वेक्टर भी बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं पोजीशन वेक्टर, बस i कैप, j कैप और k कैप जोड़ दो, कोएफिशिएंट्स के आगे जो भी पॉइंट गिवन है उसके पीछे i कैप, j कैप एंड k कैप को जोड़ दो आप लोग, ठीक है। तो पॉइंट गिवन है तो हम कह सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर भी गिवन है, क्योंकि पॉइंट से पोजीशन वेक्टर बनाया जा सकता है, ठीक, ओके। अब क्या करना है आपको, अब देखो आपको इक्वेशन बनानी है। आप लोग जानते हो इक्वेशन में क्या होता है, कुछ ना कुछ वेरिएबल होता है, वेरिएबल भी होना चाहिए, सही बात है। तो हमने क्या किया, एक आर्बिटरी पॉइंट P ले लिया आपकी इस लाइन L पे, ठीक है। ये P क्या है, कोई भी आर्बिटरी पॉइंट है। इक्वेशन में वेरिएबल्स भी तो होने चाहिए,
मैम पॉइंट ए में भी तो वेरिएबल है। अरे नहीं, पॉइंट ए में आपको गिवन पॉइंट्स है, वहां पे आपको उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे। अब वेरिएबल देखने के लिए एक्स वाई भी तो होना चाहिए, तो इसलिए हमने क्या किया, इस लाइन एल पे एक पॉइंट पी कंसीडर किया और इस पॉइंट पी के हमने कोऑर्डिनेट्स क्या ले लिए, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, ये रहा आपका पॉइंट पी। अब क्योंकि हम वेक्टर की बात कर रहे हैं तो हमने इसका भी पोजीशन वेक्टर बना लिया। तो इस अननोन पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हमने क्या बनाए, आर वेक्टर बना लिया। ठीक है, ओरिजिन से लेके पॉइंट पी तक आपको जाना है और वेक्टर क्या होगा आपका, आर वेक्टर होगा। सब ठीक है, यहां तक हमने क्या क्या कर लिया, एक पॉइंट गिवन था, उसका गिवन पोजीशन वेक्टर बनाया, ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या है, गिवन पोजीशन वेक्टर। फिर क्योंकि हमें इक्वेशन बनानी है तो हमने कोई भी एक आर्बिटरी पॉइंट पी इस लाइन पे कंसीडर किया और इसका क्या बनाया हमने, पोजीशन वेक्टर बनाया, आर वेक्टर। तो ये आर वेक्टर क्या है, अननोन वेरिएबल्स को लेता हुआ एक वेक्टर। ठीक, अब सुनो, अब ये जो लाइन एल है किससे पैरेलल है, बी वेक्टर से पैरेलल है। चलो ठीक है, अब ये पैरेलल पैरेलल बार बार क्यों बोल रही हूँ ना, आपको अभी याद आएगा क्योंकि हमने ना एक कंडीशन भी पढ़ी है, कोलिनियर वाली कंडीशन, पैरेलल वाली कंडीशन, उसे थोड़ा याद करने की कोशिश करो। वेक्टर अलजेब्रा में हम पढ़कर आए हैं। ठीक है, थोड़ा सोचो उसके बारे में, तब तक जरा यहाँ पे भी देखो आप लोग। हमने क्या कर लिया, एक पूरा ट्राइंगल बना लिया। ठीक है, आप देख सकते हो ओ से ए वेक्टर, ए से पी के डायरेक्शन में जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये ए पी बी वेक्टर से क्या है, पैरेलल है। और साथ ही साथ ये रहा आपका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर। अब इस डायग्राम को देख के कुछ लग नहीं रहा आपको, हम कुछ कर सकते हैं यहाँ पे। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अगर ट्रायंगल की दो साइड आप ले लो और सेम ऑर्डर में आपका वेक्टर जा रहा है तो इन दोनों का जो सम होगा ना, वो अपोजिट ऑर्डर में ट्रायंगल की थर्ड साइड रिप्रेजेंट करती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ओ ए एंड ए पी सेम ऑर्डर में जा रहे हैं, तो अगर मैं इन्हें ऐड करूं तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो कौन होगा, ओ पी वेक्टर। और आप देख सकते हैं ये अपोजिट ऑर्डर में आ रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अब मैं इसमें ट्राइंगल लॉ लगाने वाली हूँ, ट्राइंगल ओ ए पी में। देखो जरा आप आगे यहाँ देखो, ये आपका ट्राइंगल ओ ए पी आ गया, इसमें ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाइए आप लोग। क्या होगा यहाँ पे, चेक करो जल्दी से, यहाँ पे होगा ओ ए वेक्टर प्लस ए पी वेक्टर इज इक्वल टू ओ पी वेक्टर। ये पहली लाइन आ गई। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक हमने ट्राइंगल लॉ लगा दिया बहुत आसानी से। अब देखो आप इस ए पी वेक्टर को इधर ही रखो, ओ ए वेक्टर को यहाँ लेके आ जाओ तो कुछ इस टाइप का मिलेगा। ठीक है, हम जानते हैं कि हमारा ओ पी वेक्टर क्या है, आर वेक्टर है, हमारा ओ ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है। इनको तो हमने लिख दिया, लेकिन ये ए पी वेक्टर क्या हो सकता है, क्या हम ए पी वेक्टर का कोई रिलेशन बता सकते हैं बी वेक्टर के साथ? जरा देखो तो आप लोग, बिल्कुल बता सकते हैं। जो आपका ए पी वेक्टर है वो बी वेक्टर से कैसा है, पैरेलल है, मतलब उनका डायरेक्शन तो सेम है ना। ए पी वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों में क्या अंतर हो सकता है, उनके मैग्नीट्यूड का। हो सकता है इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो, उसका मैग्नीट्यूड कम हो, तो उसे हम कैसे लिखते हैं, उसे हम लिखते हैं इस तरीके से कि ए पी वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, जहां पे लैम्डा हमारा कोई भी रियल नंबर है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। ए पी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर से पैरेलल है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों में क्या अंतर हो सकता है, उनके मैग्नीट्यूड का। तो हम अपने ए पी वेक्टर को लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर लिख सकते हैं, जो हमने लिख दिया। आई होप ये क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे देखो आप लोग, इस ए पी वेक्टर को हम रिप्लेस कर देंगे लैम्डा बी वेक्टर से, तो हमें कुछ इस टाइप का मिलेगा। अच्छा, इनमें से अननोन कौन था, आर वेक्टर है ना, क्योंकि आर वेक्टर क्या था, आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर था उस अननोन पॉइंट का। तो हम आर वेक्टर को यहां रखेंगे, इसको यहां लेके आ जाएंगे, तो फाइनली हमारे पास जो वेक्टर इक्वेशन बनेगी लाइन की, वो क्या बन रही है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। डेरिवेशन थोड़ा बहुत समझना जरूरी है, सो दैट आप समझ सकें क्वेश्चंस को कैसे करना है। ठीक है, अब अगर अचानक से मैं आपके सामने इस इक्वेशन को रख देती तो आप सोचते ये आर क्या है,
ये ए वेक्टर क्या है, ये लैम्डा कहाँ से आ गया, ये बी वेक्टर कौन है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको परेशान कर सकती थी। इसीलिए जब आपने डेरिवेशन देख लिया तो आपको ना इस फॉर्मूले में समझ में आएगा कि कौन क्या था, मतलब हमें किसको अननोन लेना है, किस तरीके से कौन सी वैल्यूज को कहाँ सब्स्टिट्यूट करना है। इसीलिए इसका डेरिवेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए, ठीक है। चलो, सो वेक्टर इक्वेशन क्या बनी उस लाइन की जो किसी पॉइंट से पास कर रही थी और किसी वेक्टर से पैरेलल थी। क्या बनी इक्वेशन? इक्वेशन बनी आपकी आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन जो पास करती है किसी गिवन पॉइंट से और पैरेलल है किसी गिवन वेक्टर से। चलो आओ जरा इसको ही समझते हैं अपन एक बार और। ये ए वेक्टर क्या है बताओ, पेपर में आप लिख पाओगे? यहाँ पे ये ए वेक्टर की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? व्हाट इज ए वेक्टर? याद करो, डायग्राम को देखो, आप बोलोगे मैम जो भी हमें पॉइंट गिवन होगा ना उसका पोजीशन वेक्टर, मतलब ए वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ गिवन पॉइंट। जो भी हमें गिवन पॉइंट होगा ना उसका ये पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। अच्छा, ये बी वेक्टर क्या है बताओ? आपको डायग्राम एकदम अचानक से याद आएगा। बी वेक्टर क्या है? बी वेक्टर तो वो वेक्टर है जिससे हमारी लाइन पैरेलल थी, ठीक है। सो बी वेक्टर क्या हो गया? पैरेलल वाला वेक्टर हो गया, या फिर हम कहें ये तो हमारा डायरेक्शन वाला वेक्टर है, ठीक है। सो अब कुछ भी पेपर में आएगा कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप जानते हो ए वेक्टर क्या है, बी वेक्टर क्या है। बस इन दोनों की ही आपको वैल्यूज रखनी होगी और आप अपनी वेक्टर इक्वेशन बना लेंगे। मैम आर वेक्टर की जगह पे क्या रखना है? कुछ नहीं, आर वेक्टर क्या है? अननोन पॉइंट है। इक्वेशंस में अननोन होता है ना, जैसे कि 2x + 3y इज इक्वल टू 4, तो ये xy कौन देगा आपको? ये xy आपका आर वेक्टर ही तो देगा, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा आपको एक पॉइंट देंगे वो लोग और एक वेक्टर दे देंगे जिससे आपकी लाइन पैरेलल होगी। तो पॉइंट से बनाएंगे पोजीशन वेक्टर और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और जिस वेक्टर से आपकी लाइन पैरेलल है उसे बस यहाँ रख देना। सो आई होप इक्वेशन याद हो गई है। तो इक्वेशन क्या है? वेक्टर इक्वेशन क्या है? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। सो ये तो आपकी वेक्टर इक्वेशन है। अब बात करते हैं कि इसकी कार्टेशियन इक्वेशन क्या बनेगी, ठीक है। दो फॉर्मेट से क्वेश्चन आएगा, या तो वेक्टर इक्वेशन पूछेंगे या तो कार्टेशियन इक्वेशन पूछेंगे। तो देखो, अगर वेक्टर इक्वेशन समझ गए ना तो कार्टेशियन इक्वेशन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आओ समझते हैं कैसे। कुछ नहीं, एक्स वाई देखना है आप लोगों को। सो यहाँ पे जो पॉइंट हमें गिवन था, बताओ तो जरा कौन सा पॉइंट गिवन था? ए पॉइंट। तो ये जो ए पॉइंट आपको गिवन है इसके कोऑर्डिनेट्स x1, y1, z1 आप सपोज कर लीजिए, ठीक है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या ले लो? x1, y1, z1। जो आपने एक रैंडम पॉइंट उठाया है, एक आर्बिटरी पॉइंट उठाया है, उसके कोऑर्डिनेट क्या ले लो आप लोग? x, y, z ले लो, ठीक है। बी वेक्टर को क्या ले लो? ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अच्छा, ये जो बी वेक्टर के ए बी सी है ना, ये कौन है? इनका एक और कुछ नाम है। किसी भी वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें कुछ बोला जाता है। बताओ तो जरा। बिल्कुल सही जवाब, डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। तो पेपर में अगर आपको डायरेक्शन रेशियो दे देना बी वेक्टर की जगह तो भी टेंशन नहीं लेना है, उस डायरेक्शन रेशियो से आप अपना बी वेक्टर बना सकते हो, ठीक। सो हमने क्या किया? वेक्टर फॉर्म हमने याद कर लिया। अब बारी है कार्टेशियन फॉर्म की। तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या करोगे? जो भी गिवन पॉइंट है उसे क्या लोगे? x1, y1, z1। जो आर्बिटरी पॉइंट आपने लिया है इक्वेशन बनाने के लिए उसे क्या ले लेना? x, y, z ले लेना, ठीक है। और जो बी वेक्टर जिससे आपकी लाइन पैरेलल है उसको हमने क्या बनाया? ए आई कैप, बी जे कैप प्लस सी के कैप। यहाँ पे आपके ए बी सी कौन है? डायरेक्शन रेशियोज हैं, ठीक है। तो वही बातें मैंने यहाँ पे कर दी है। अच्छा, आर वेक्टर क्या बन जाएगा आपका? मैंने पॉइंट लिख दिए सामने। आर वेक्टर क्या है बताना जरा। व्हाट इज आर वेक्टर? मैम पोजीशन वेक्टर है उस आर्बिटरी पॉइंट का। अच्छा, ये ओरिजिन से लेके इस पॉइंट पी तक जा रहा है। P के कोऑर्डिनेट्स आपके पास है x, y, z। वेक्टर नहीं बना पाओगे क्या? बिल्कुल बना लेंगे। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। ओके, ये ए वेक्टर क्या है? डायग्राम को मत देखो, मुझे बताओ ए वेक्टर क्या है? ए वेक्टर गिवन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। गिवन पॉइंट क्या है? x1, y1, z1। इसका पोजीशन वेक्टर कैसे बनेगा? x1 आई कैप
प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ठीक है, अब सब ठीक। अब b वेक्टर क्या है? b वेक्टर डायरेक्शन बताने का काम करता है, तो यहां पे हमने उसको नाम दिया है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ये ए बी सी कौन है? डायरेक्शन रेशियोज है, तो उसका भी हमने वेक्टर बना लिया। अब क्या करो, ये जो तीन आपने वेक्टर बनाए हैं ना, उसको इस वेक्टर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। क्यों? क्योंकि कार्टेशियन इक्वेशन बनानी है ना, तो यहां पे आप आर वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यूज को उठा के सब्स्टिट्यूट करो। क्या मिलेगा आप लोगों को? रखो तो जरा यहाँ पे, आओ आर वेक्टर, चलो अपन उनको सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पे हमें वेक्टर इक्वेशन क्या है? जितनी बार इक्वेशन बोलोगे उतनी बार याद होगी। वेक्टर इक्वेशन क्या है? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। हमारा आर वेक्टर क्या बना था? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ए वेक्टर क्या था? नोन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, सो x1 आई कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस लैम्डा से कोई मतलब नहीं है हमें, b वेक्टर क्या था? डायरेक्शन रेशियोज वाला वेक्टर, सो a आई कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। ठीक है, सारी वैल्यूज को रख दिया मैंने। अब क्या करें, इन दोनों को जल्दी से ऐड कर लो। आओ ऐड करो यहाँ पे, तो क्या मिलेगा मुझे? x1 प्लस a लैम्डा आई कैप। ठीक है, इधर देखो y1 प्लस लैम्डा b और यहां लिखोगे j कैप प्लस इसको देखो z1 प्लस लैम्डा c k कैप। वेक्टर एडिशन में आई होप आप लोगों को कोई परेशानी नहीं है। x आई कैप, y j कैप, z k कैप। यहां तक देखो कोई परेशानी किसी को? क्या किया हम लोगों ने? सेम यूनिट वेक्टर्स वालों को ऐड कर लिया। ये तो हम बचपन से ही जानते हैं, लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं, जो दोनों में कॉमन था उसे बाहर लिख दिया। दो वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं? जब दोनों के i वाले कोएफिशिएंट्स, j वाले कोएफिशिएंट्स एंड k वाले कोएफिशिएंट्स कैसे हो? बराबर हो। तो इनने बोला है ये दो वेक्टर्स इक्वल हैं, इसका मतलब x इज इक्वल टू x1 प्लस a लैम्डा, यहां से y इज इक्वल टू y1 प्लस b लैम्डा, फिर z इज इक्वल टू z1 प्लस c लैम्डा। यहां तक सब ठीक है? हमने इन्हें इक्वेट कर लिया। अब क्या करें? लैम्डा की वैल्यू निकालो यहां से। सो यहां से x माइनस x1 डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू योर लैम्डा। ठीक है, हमने लैम्डा की वैल्यू निकाली यहां से। सिमिलरली इधर से भी लैम्डा की वैल्यू निकालो, कितना आ रहा है? y माइनस y1 डिवाइडेड बाई b, दिस इज इक्वल टू लैम्डा, और यहां से भी आप लैम्डा की वैल्यू निकालिए, तो ये आ रहा है z माइनस z1 डिवाइडेड बाई c इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, इन तीनों से हमने लैम्डा की वैल्यू निकाली और तीनों ही क्या है? इस तरीके से आ रहा है। अच्छा देखो, तीनों का राइट हैंड साइड कैसा है? बराबर है। इसका मतलब क्या? तीनों का लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो आप यहां से टोटल क्या कंक्लूड कर रहे हो कि जो कार्टेशियन इक्वेशन है लाइन की, दैट इज इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाई a, और ये किसके बराबर है? y माइनस y1 डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाई c। ये तीनों को मैंने इक्वल क्यों लिखा? क्योंकि देखो इन तीनों का राइट हैंड साइड बराबर था, कितना? लैम्डा था, तो तीनों का लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। सो ये जो इक्वेशन आई है ना, ये कोई और नहीं, यही तो आपकी कार्टेशियन इक्वेशन है। हमने पूरा डेरिवेशन भी देखा, तो हमने यहाँ पे देख लिया कि अगर वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन गिवन है तो हम उसे कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लेकर आए। आर वेक्टर एक आपका पोजीशन वेक्टर था उस आर्बिटरी पॉइंट का जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता था, और उसके कोऑर्डिनेट्स को हमने एक्स वाई जेड लिया, तो उसके हमने वेक्टर बना दिए। सिमिलरली ए वेक्टर क्या है? ए वेक्टर उस गिवन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जिससे हमारी लाइन पास कर रही थी। ठीक है, तो क्योंकि गिवन कोऑर्डिनेट्स थे उसके, तो उसे हमने x1, y1 और z1 के फॉर्मेट में लिया और i j k लगा के उसका वेक्टर बना लिया। सिमिलरली आपका जो ये b वेक्टर है, ये क्या था? ये डायरेक्शन का काम कर रहा था। तो b वेक्टर के जो भी कोएफिशिएंट्स होंगे वो कौन होंगे? डायरेक्शन रेशियोज होंगे, इसको भी आप याद रखना। तो जब हमने इक्वेट किया यहाँ पे, तो हमारे सामने क्या आ गया? हमारे सामने कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई जो किसी पॉइंट से पास कर रहा है। आओ इधर से देखते हैं अपन। सो देखो,
कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या बनी थी आपकी, यही तो आई थी, राइट इसी को तो हमने डिराइव किया। तो मैंने आपको उसका डेरिवेशन भी बता दिया कि किस तरीके से आपने वेक्टर से कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन बनाई। अब इस इक्वेशन को ना थोड़ा सा आपको स्टडी करना पड़ेगा। चलो स्टडी करो। क्या क्या लिखा है यहाँ पे, x माइनस x1 डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाई c। अब यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि ये x1 y1 z1 कौन है। तो याद रखना ये x1 y1 एंड z1 ये तीनों आपके गिवन पॉइंट है। क्या है, ये तीनों गिवन पॉइंट है जिससे आपकी लाइन पास कर रही है। तो दीज आर द गिवन पॉइंट्स। और आपको क्वेश्चन में जो क्वेश्चन देंगे ना, पेपर में जो आपको क्वेश्चन देंगे वहां पे ये गिवन पॉइंट्स को यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। और एक चीज नोटिस करो, इन सब के बीच में माइनस है। x माइनस गिवन पॉइंट, y माइनस गिवन पॉइंट, z माइनस गिवन पॉइंट। और उसके बाद ये जो नीचे लिखा है ना a, b एंड c, ये a b c क्या है, ये a b c आपके डायरेक्शन रेशियोज है। या फिर मैं कहूँ जो वेक्टर आपको पैरेलल वेक्टर दिया रहेगा ना, जिस वेक्टर से आपकी लाइन पैरेलल है, तो उस पैरेलल वेक्टर के ये क्या है, कोएफिशिएंट्स है, ठीक है। तो इसे आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे ए बी सी की जगह पे आप क्या रखेंगे, जिस भी वेक्टर से आपकी लाइन पैरेलल थी उसके कोएफिशिएंट्स रखना है। x1 y1 z1 क्या है, जिस लाइन से, जिस पॉइंट से आपकी लाइन पास कर रही थी उसके कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक इक्वेशन ऑफ अ लाइन बहुत अच्छे से समझ लिया है। उसकी वेक्टर इक्वेशन क्या है, उसकी कार्टेशियन इक्वेशन क्या है। अब बारी है एक क्वेश्चन को देखने की, ठीक है। चलो आ जाओ यहाँ पे, क्वेश्चन देखो कैसा आएगा आपके सामने। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। किसी भी लाइन के आपको वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन चाहिए। अब उस लाइन की कुछ खासियत होगी। क्या खासियत है उस लाइन की, कि वो जो लाइन है ना, इट पासेस थ्रू द पॉइंट 5, 2 एंड -4। जो लाइन की आपसे हम इक्वेशन पूछ रहे हैं वो लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है एंड विच इज पैरेलल टू द वेक्टर दिस। तो आपको दो कीवर्ड्स पकड़ना है यहाँ पे। क्या, गिवन, दो चीजें गिवन है आपको। एक आपको पॉइंट गिवन है, दूसरा आपको पैरेलल, ये किस लाइन से, किस वेक्टर से आपकी लाइन पैरेलल है, वो पैरेलल वेक्टर गिवन है। ये दो चीजें आपको समझ लेना है, ठीक है। अब जल्दी से रिकॉल करो, एक ऐसी लाइन जो किसी पॉइंट से पास करे और किसी वेक्टर से पैरेलल हो, उसका वेक्टर इक्वेशन क्या होती है, उसकी वेक्टर इक्वेशन होती है r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, ठीक है। और कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है उसकी, x माइनस x1 डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाई c, ठीक है। हमने जितना भी पढ़ा था सब यहाँ लिख दिया। अब ये a वेक्टर की जगह पे क्या रखते हैं, याद करो, a वेक्टर पोजीशन वेक्टर होता है गिवन पॉइंट का। इसका मतलब ये जो पॉइंट हमें गिवन है ना, उससे मिलेगा हमें a वेक्टर। ये b वेक्टर क्या होता था, b वेक्टर वो वेक्टर होता था जिससे हमारी लाइन पैरेलल होती थी। तो यहाँ पे पैरेलल वेक्टर की जगह पे b वेक्टर लिखा जाएगा। इसका मतलब ये जो पॉइंट गिवन है इससे आप बनाएंगे a वेक्टर, और जिस वेक्टर से आपकी लाइन पैरेलल है वो बनेगा आपका बी वेक्टर। तो जो सेकंड स्टेप होती है क्वेश्चन को करने की वो होता है आइडेंटिफिकेशन। आप आइडेंटिफाई कर लो कि आपका ए वेक्टर कौन है, आपका बी वेक्टर कौन है, ठीक है। इसके बाद ये तो वेक्टर इक्वेशन हो गई। फिर बात करते हैं कार्टेशियन फॉर्म में क्या करेंगे। कार्टेशियन फॉर्म में याद करिए आप लोग, ये x1 y1 z1 कौन है, x1 y1 z1 उस कोऑर्डिनेट है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है जो गिवन है आपको। तो यहाँ पे गिवन कौन है, ये रहा गिवन। तो ये 5, 2 एंड -4 जब कार्टेशियन फॉर्मेट में आप लिखेंगे तो किसका रोल परफॉर्म करेंगे, x1 y1 और z1 का, ठीक है। इधर देखो ये ABC, ये ABC कौन है, ये ABC डायरेक्शन रेशियोज है उस वेक्टर के जिससे आपकी लाइन पैरेलल है। तो यहाँ से ये जो 3 है ये कौन है, ये आपके ABC है। आपने सब आइडेंटिफाई कर लिया, अब बस आपको वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो बस ऐसे ही तो क्वेश्चन आएंगे पेपर में, राइट। चलो सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले वेक्टर इक्वेशन बनाते हैं। सो वेक्टर इक्वेशन
क्या होती है फॉर्मूला उसका, रिकॉल करो। मैम रिकॉल क्या करें, वो लिखा है नहीं, फिर से बोलो आप लोग। क्या होती है वेक्टर इक्वेशन? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ठीक है, आपका ए वेक्टर कौन है यहाँ पे? मैम ए वेक्टर पोजीशन वेक्टर होता है उस पॉइंट का जिससे लाइन पास करती है। तो लाइन यहाँ पे किससे पास कर रही है? इससे। तो चलो बनाओ इसका पोजीशन वेक्टर। क्या बनेगा? 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। ठीक है, आपका बी वेक्टर कौन है यहाँ पे? बी वेक्टर वो वेक्टर होता है जिससे हमारी लाइन पैरेलल होती है। तो पैरेलल टू द वेक्टर दिस, इसका मतलब ये कौन है? ये आपका बी वेक्टर है। तो बी वेक्टर आप लिखेंगे इधर 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। सब कुछ आ गया। वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर, ये इक्वेशन होती है। यहाँ पे जाके वैल्यूज को रखो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सो फाइनली हमारा आंसर क्या है? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। ए वेक्टर कौन है? ये रखो इसकी वैल्यू 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। ठीक है, ए वेक्टर रखा प्लस लैम्डा क्या है? कुछ नहीं, लैम्डा को लैम्डा ही लिखते हैं अपन, लैम्डा बी वेक्टर। बी वेक्टर कहाँ है? ये लिखा है। तो इसे सब्स्टिट्यूट करो, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। लो, इस क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया, आपने वेक्टर इक्वेशन लिख के बता दिया। क्या ये पॉइंट क्लियर है? राइट। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें? अब इस क्वेश्चन में हमें कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन भी लिखनी है। ठीक है जी, चलो रिकॉल करो कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है। कार्टेशियन इक्वेशन, उस लाइन की आप कार्टेशियन इक्वेशन हमें बता रहे हैं जो किसी पॉइंट से पास कर रही है और किसी वेक्टर से पैरेलल है। तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है x माइनस x1 बाई ए इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। सब ठीक है? चलो, ये x1 y1 z1 कौन है? x1 y1 z1 गिवन पॉइंट होते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट क्या गिवन है आपको? 5 2 माइनस 4, रखो उसकी वैल्यू। सो x माइनस 5, ठीक है, y माइनस y1 कौन है? 2, z माइनस z1 कौन है? माइनस 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब बारी है ए बी सी की। ये ए बी सी कौन है? ए बी सी उस पैरेलल वेक्टर के कोएफिशिएंट होते हैं। पैरेलल वेक्टर ये लिखा है, इसका कोएफिशिएंट, तो पहला वाला a होगा यानी कि दिस इज 3, दूसरा वाला b होगा मतलब कि 2, एंड तीसरा वाला c होगा, आप उसको पूरे साइन के साथ लेंगे यानी कि -8। तो ये लो, ये आ गया आंसर। कुछ भी टफ लगा? कुछ भी टफ है क्या? 3D बिल्कुल टफ नहीं है। फॉर्मूलेस को अगर समझ गए कि ये a वेक्टर क्या है, b वेक्टर क्या है, ये x1 y1 z1 क्या है, ये a b c क्या है, अगर ये चीज़ें समझ गए ना, फिर तो बस सब्स्टिट्यूशन ही तो करना है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। पहली इक्वेशन ऑफ अ लाइन आप समझ चुके हैं, अब हम दूसरी इक्वेशन ऑफ अ लाइन पढ़ सकते हैं। अगर ये क्लियर है तो चलो मेरे साथ फिर आगे। ठीक है, राइट। ओके, सो नेक्स्ट जो इक्वेशन ऑफ अ लाइन हमें पढ़ना है वो कौन सी इक्वेशन ऑफ अ लाइन है? जो पास कर रही है दो गिवन पॉइंट से। इस बार आप उस लाइन की इक्वेशन को ढूंढने निकलेंगे जो 2 पॉइंट से पास कर रही है। मतलब अब जो क्वेश्चन आएगा वहां पे हमें 2 पॉइंट्स गिवन होंगे। ठीक है, चलो हल्का सा इसका डेरिवेशन देखते हैं और उसके बाद फॉर्मूले को याद करेंगे और फिर क्वेश्चंस को लगाएंगे। डेरिवेशंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन तो भी हमें पता होना चाहिए कि कहाँ से हम चीज़ों को रख रहे हैं, इसीलिए हम डेरिवेशन को देख रहे हैं। ओके, चलो, सो यहाँ पे क्या है, आपको ना 2 पॉइंट्स गिवन होंगे। ठीक है, ये रही आपकी लाइन L, आई होप ये विजिबल है। यहां से देखो आप लोग, ये आपकी लाइन L है। इस लाइन L की हमें इक्वेशन चाहिए, लेकिन ऐसी कोई साधारण सी लाइन नहीं है। ये लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है। पहला पॉइंट है A, इससे ये पास कर रही है। दूसरा पॉइंट है ये B, जिससे आपकी ये लाइन L पास कर रही है। अब A एंड B आपको गिवन पॉइंट्स होंगे। ठीक है, ये पॉइंट्स कैसे होंगे? गिवन होंगे। तो A के हमने कोऑर्डिनेट्स क्या ले लिए? x1 y1 z1। B पॉइंट भी आपको गिवन है, तो B पॉइंट के हमने क्या कोऑर्डिनेट्स ले लिए? x2 y2 z2। ठीक है, सो हमें 2 पॉइंट गिवन थे A एंड B, उसके हमने कोऑर्डिनेट्स भी लिख दिए।
अब देखो, हमें तो इक्वेशन चाहिए, आप जानते हो इक्वेशन में तो वेरिएबल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जो बचपन में पढ़कर आए हो 2x + 3y = 5, कुछ भी बना लो, ठीक है। तो यहाँ पे ये x एंड y भी होने चाहिए, अननोन वेरिएबल्स भी होना चाहिए, तभी तो इक्वेशन बनाओगे। तो जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में सीखा था, ठीक है, वैसे ही हम काम यहाँ करने वाले हैं। हम एक आर्बिटरी पॉइंट P ले लेंगे। कहाँ पे? आपकी लाइन L पे। आपकी इस गिवन लाइन L पे कहीं पे भी हम एक आर्बिटरी पॉइंट P ले लेंगे, और ये जो रैंडम पॉइंट P है ना, ये हमें हेल्प करेगा इक्वेशन को बनाने में। तो इस पॉइंट P के हमने कोऑर्डिनेट्स क्या ले लिए? x, y एंड z ले लिए। दिस इज आर्बिटरी, इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। ओके, ठीक है, तो चीजें कुछ कुछ समझ में आ रही है। अब क्या किया जाएगा? अब हम पोजीशन वेक्टर बनाएंगे। जो ये पोजीशन वेक्टर A आपको नजर आ रहा है, ये इस गिवन पॉइंट का है। किस पॉइंट का? A पॉइंट का। सो कैपिटल A जो पॉइंट है, जो आपको गिवन है, उसका पोजीशन वेक्टर क्या है? A वेक्टर है। जो दूसरा पॉइंट आपको गिवन था B पॉइंट, उसका पोजीशन वेक्टर क्या बनाया आपने? B वेक्टर बनाया, ठीक है। और जो रैंडम पॉइंट P आपने लिया था, आर्बिटरी पॉइंट जो P आपने लिया था, उसका पोजीशन वेक्टर क्या बनाया? R वेक्टर बनाया, ठीक है। तो आप क्या देख पा रहे हो यहाँ से? हमने ये OA वेक्टर, OP वेक्टर एंड OB वेक्टर, इनके पोजीशन वेक्टर्स बना लिए। आप जानते हैं पोजीशन वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो टर्मिनल की तरफ होता है। तो टर्मिनल पॉइंट A, P एंड B थे रिस्पेक्टिवली। अब हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखना। इस छोटे से ट्राइंगल OAP में हम लगाने वाले हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। ये थ्योरी ना भी देखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे वही सारी चीजें लिखी हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करने की यहाँ कोशिश कर रही हूँ, तो आप इस पे फोकस करो, ठीक। चाहो तो रीड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। A एंड B पोजीशन वेक्टर्स थे दो गिवन पॉइंट के, हमने एक R वेक्टर लिया, पोजीशन वेक्टर किसी भी आर्बिटरी पॉइंट P का, ठीक है। अब सुनो, अब आप देखिए यहाँ से आप जा रहे हैं ट्राइंगल OAP में, ठीक है। इस ट्राइंगल OAP में जरा ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तो लगाना। ये सेम ऑर्डर में है, इसका मतलब OA वेक्टर प्लस AP वेक्टर बराबर है किसके? OP वेक्टर के। ये चीज ठीक है? क्या देख रहे हो आप लोग? छोटे से ट्राइंगल OAP में हमने ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाया, तो वो क्या कह रहा है कि OA वेक्टर प्लस AP वेक्टर बराबर टू OP वेक्टर, ठीक है जी। OA वेक्टर क्या है आपका? OA वेक्टर है आपका A वेक्टर, राइट। AP वेक्टर के बारे में हम कुछ नहीं जानते, ठीक है, बहुत जल्दी जान जाएंगे। और OP वेक्टर क्या है आपका? R वेक्टर। अच्छा, हम किसके बारे में नहीं जानते? इस AP वेक्टर के बारे में। इसके बारे में कुछ है ही नहीं हमारे पास, तो एक काम करो, इसे अकेला लिख लो। तो आपने इस AP वेक्टर को अकेला किया और यहां लिखा R वेक्टर माइनस A वेक्टर। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब सुनो, अब इस बड़े से ट्राइंगल OAB के पास जाओ। चलो ट्राइंगल OAB के पास देखिए, तो जरा यहाँ क्या लिखा है हमने, ठीक है। सुनो, अब आप क्या कर रहे हैं? इस बड़े से ट्राइंगल OAB के पास जा रहे हैं। चलो साथ में चलते हैं। ट्राइंगल OAB, इस ट्राइंगल OAB में जरा ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाइए आप लोग, ठीक है। सो क्या होगा? OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर। ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, ये अपोजिट ऑर्डर में आ रहा है, ठीक है। इसीलिए इसका और इसका सम इसके बराबर होगा। आई होप ट्राइंगल लॉ में किसी को दिक्कत नहीं है। सो यहां हमें मिला OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इज इक्वल टू, क्या नाम है उसका? OB वेक्टर, ठीक है। यहां पे AB वेक्टर को जरा अकेला करो। AB वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ रहा है? OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, ठीक है। OB वेक्टर का कुछ नाम है, क्या नाम है? B वेक्टर। सो यहां से आप देख पा रहे हो कि आपका AB वेक्टर क्या आ रहा है? B वेक्टर माइनस A वेक्टर। ये आपकी इक्वेशन 2 है, ठीक है। यहां तक सब ठीक है। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनना आप लोग, जरा इन दोनों को नोटिस तो करो। AP AB क्या है? ये कोलिनियर है, राइट। AP एंड B एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, दे आर कोलिनियर पॉइंट्स। और कोलिनियर पॉइंट की कंडीशन होती है क्या? कि ये AP क्या होगा? लैम्डा टाइम्स ऑफ AB होगा।
देखो दोनों की डायरेक्शन सेम है, AP और AB दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन उनके मैग्नीट्यूड में अंतर है ना। तो इसीलिए आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं यहां से कि AP वेक्टर क्या है, लैम्डा टाइम्स ऑफ AB वेक्टर है। बोलो हाँ या ना, सही बात है कि नहीं। A, P एंड B कोलिनियर वेक्टर्स हैं, दे आर इन सेम डायरेक्शन, दोनों में अंतर किसका है, मैग्नीट्यूड का। तो जो मैग्नीट्यूड का अंतर है उसे दूर कौन करता है, उसे दूर करता है आपका लैम्डा, जो भी कोई एक रियल नंबर है सिवाय 0 के। ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ कि जो मेरा AP वेक्टर है दिस इज लैम्डा टाइम्स ऑफ AB वेक्टर। सब ठीक है, ओके। अब सुनो, अब क्या करोगे आप, अब यहां से यहां पे जो आपका AP वेक्टर है ना, इस AP वेक्टर को आप रिप्लेस कर देना इससे, लैम्डा टाइम्स ऑफ AB वेक्टर से। इन तीनों इंपॉर्टेंट कंडीशंस को ना अपन नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं। ये रही आपकी कंडीशंस। अब सुनो, यहाँ पे इस AP को मैं इससे रिप्लेस करने को जो कह रही थी, चलो रिप्लेस कर देते हैं। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा लैम्डा टाइम्स ऑफ AB वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर माइनस A वेक्टर। ठीक है, AB वेक्टर क्या है उसकी वैल्यू रखो। सो लैम्डा टाइम्स ऑफ AB वेक्टर इज योर B वेक्टर माइनस A वेक्टर एंड दिस इज बराबर टू R वेक्टर माइनस A वेक्टर। ठीक है, अब क्या करें, अब सुनो, इसको यहां लेकर आ जाओ, R वेक्टर को अकेला रखो, क्योंकि हमें इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन में वेरिएबल्स होते हैं। यहाँ पे हमारा वेरिएबल कौन है, R वेक्टर, इसे अकेला रखो, इन दोनों को यहाँ लेके आ जाओ। सो फाइनली आपके पास जो R वेक्टर आ रहा है वो कितना आ रहा है, A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर माइनस A वेक्टर। और यही है आपकी वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन जो पास कर रही है किसी दो गिवन पॉइंट से। ठीक है, आप देख सकते हैं A वेक्टर एंड B वेक्टर ये क्या थे, ये पोजीशन वेक्टर थे किसी गिवन पॉइंट के। ओके, और वो पॉइंट क्या थे, A एंड B। तो दिस इज फाइनली योर वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन which passes through two given points। आप चेक भी कर सकते हैं। ओके, सो A वेक्टर था A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, आपका B वेक्टर था B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, सो क्या बनी वेक्टर इक्वेशन, R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B वेक्टर माइनस A वेक्टर। ये आपकी वेक्टर इक्वेशन हो गई। क्या आपको याद है, चलो आई होप आप इसका डेरिवेशन समझे होंगे और डेरिवेशन से आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें समझ में आई। अब अगर मैं अचानक से आपसे बोल देती कि देखो एक लाइन है जो दो पॉइंट से पास करती है, उसकी वेक्टर इक्वेशन होती है R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर माइनस A वेक्टर, तो आप सोचते ये A B कौन है, लेकिन अब आप कभी नहीं भूलोगे कि ये A वेक्टर और B वेक्टर जो हमने यहाँ लिखा है, A वेक्टर एंड B वेक्टर जो हमने यहाँ लिखा है, बेसिकली ये क्या है, A वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द गिवन पॉइंट A एंड B वेक्टर पोजीशन वेक्टर है गिवन पॉइंट B का। R वेक्टर डेफिनेटली एक वेरिएबल वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर। ओके, एंड लैम्डा आप लोगों को पता है कहाँ से आ गया। ये हो गई आपकी वेक्टर इक्वेशन। अब कार्टेशियन फॉर्म से, सो कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा, देखो सुनो, आपका जो A वेक्टर है, R वेक्टर है, B वेक्टर है, इसको जरा कंपोनेंट फॉर्म में लिख लो आप लोग। तो यहाँ पे R वेक्टर क्या बनेगा, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, राइट। ऐसे ही आप A वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में लिख लीजिए, जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं उनके पीछे i j k लगाओ, ये सब हम जानते हैं, वेक्टर अलजेब्रा हम पढ़ चुके हैं। फिर ऐसे ही आप B वेक्टर को भी कंपोनेंट फॉर्म में लिख लो। अब ये जो तीन वैल्यूज है ना, इसे जरा वेक्टर फॉर्म ऑफ वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। जो अभी आपने वेक्टर फॉर्म वाली इक्वेशन पढ़ी ना, एक ऐसी लाइन की इक्वेशन जो दो पॉइंट से पास करती है, उसका वेक्टर फॉर्म ये है। इस वेक्टर फॉर्म वाली इक्वेशन में आप इनके कंपोनेंट्स को रखो एंड कंपेयर करो। ठीक है, सो R वेक्टर की जगह पे हमने इसे रखा, A वेक्टर की जगह पे इसको रखा, प्लस लैम्डा ये रहा, और यहां देखना B वेक्टर माइनस A वेक्टर, तो सब्ट्रैक्ट करके इन्हें लिख दिया है। ओके जी, सो x2 माइनस x1 फिर i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। हम सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं वेक्टर का ये जानते हैं। तो जितनी भी ये वैल्यूज थी, जितने भी कंपोनेंट फॉर्म थे, उसे वेक्टर फॉर्म ऑफ अ लाइन में हमने रख दिया। अब क्या करेंगे, देखो जरा क्या किया है, अब इक्वेट किया है कोएफिशिएंट्स, i j एंड k के जो कोएफिशिएंट्स है उन्हें दोनों तरफ से इक्वेट कर लिया। सी आपके पास ऐसी इक्वेशन आई थी, ठीक है, इन दोनों को भी आप ऐड कर सकते हो। क्या मिलेगा आपको, x1 प्लस लैम्डा x2 माइनस x1, फिर बाहर लिखेंगे i कैप। देखो यहाँ पे एक लाइन और अगर हम बढ़ा दें तो आपको क्या मिलता, चेक करना आप लोग,
ये मिलता है आपको x1 प्लस लैम्डा x2 माइनस x1, ब्रैकेट बंद करो, आई कैप, ठीक है, प्लस इधर चेक करो y1 प्लस लैम्डा y2 माइनस y1, ठीक है, तो लिखो जरा इसको y1 प्लस लैम्डा y2 माइनस y1 और इसे बंद करो, यहां लिखते हैं आप लोग j कैप, ठीक, इधर आ जाओ, प्लस z1 प्लस लैम्डा z2 माइनस z1 और यहां क्या लिखते हैं आप लोग, k कैप लिखते, ठीक है, और यहां पे क्या लिखा है, यहां लिखा है xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। अब दोनों तरफ i के कोएफिशिएंट, j के कोएफिशिएंट्स एंड k के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करो तो क्या मिलेगा, x1 इज इक्वल टू दिस, y1 इज इक्वल टू दिस एंड z1 या फिर z इज इक्वल टू दिस, ठीक है, इसे कंपेयर करके ले चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, तो आपको कुछ इस तरीके की चीजें मिल गई जो मैंने आपको बताया। देखो x इज इक्वल टू ये, x इज इक्वल टू ये एज इट इज लिखा है, y इज इक्वल टू ये वाला पूरा टर्म, तो ये लिखा है, z बराबर है इस पूरे टर्म के, ये आपके सामने लिखा है, ठीक है। अब यहां से क्या करो आप लोग, लैम्डा को एलिमिनेट करो। कैसे करोगे एलिमिनेट, अरे देखो ये x1 को यहां लेकर आओ तो क्या बनेगा, x माइनस x1, ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन में है, इसे डिवाइड में ले आओ तो क्या बनेगा, x2 माइनस x1, ठीक है, इज इक्वल टू लैम्डा। इसी तरीके से यहां से भी लैम्डा को एलिमिनेट करो। कैसे एलिमिनेट करोगे, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1, दिस इज बराबर टू लैम्डा। ऐसे ही आप यहां से लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आ जाएगी, z माइनस z1, ये मल्टीप्लीकेशन में है तो यहां पे जाके वो डिवीजन में बन जाएगा और ये किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा के। इन तीनों इक्वेशन में आप देख रहे हो कि राइट हैंड साइड किसके बराबर है, लैम्डा के बराबर है, तो तीनों का लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। जब तीनों का आपने लेफ्ट हैंड साइड बराबर कर दिया तो आपके सामने ये जो इक्वेशन प्रकट हुई है, इट इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन जो दो किसी गिवन पॉइंट से पास कर जाती है, ठीक है, तो ये रही कार्टेशियन इक्वेशन। ओके, सो क्या है कार्टेशियन इक्वेशन, चेक करो, x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो इक्वल टू कैसे आया, वरना कभी कभी पता है इतना सब पढ़ने के बाद ना पेपर में ये कंफ्यूजन हो जाता है कि यहाँ पे इज इक्वल टू था या कॉमा लगा था, ठीक है, तो इसीलिए आपको जब डेरिवेशन पता है तो आप कभी नहीं भूलने वाले कि क्या है डेरिवेशन में। देखो यहाँ पे बराबर का साइन आया था, क्यों, क्योंकि तीनों के राइट हैंड साइड बराबर थे तो तीनों के लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ओके जी, सो क्या बना, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाय z2 माइनस z1। तो ये क्या है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन है जो दो गिवन पॉइंट से पास करती है, ठीक। ये सब कौन है, ये सब आपके गिवन पॉइंट्स है, x1 y1 z1, ये x1 y1 z1 कौन था, पहला पॉइंट, ठीक है। यहां देखो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ये कैसे आया, ये जो दूसरा पॉइंट है उससे हमने पहले पॉइंट को सब्ट्रैक्ट किया और फिर हमें मिला, राइट। तो क्योंकि आपके दिमाग में डायग्राम फिक्स है, अब कभी भी नहीं भूलने वाले, कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे ये x1 y1 z1 कौन है, x2 x1 कौन है, आपको सब एकदम क्लियर रहेगा। ए बी लाइन है तो आपका जो ए वाले कोऑर्डिनेट्स थे x1 y1 z1, बी वाले कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, x2 y2 z2। आंसर कैसे आया वो भी आपके सामने लिखा है। पता है जब इसको आप बहुत ध्यान से देखोगे ना तो आपको कुछ नजर आएगा। क्या नजर आएगा, सुनो जरा, ये x माइनस x1 तो ठीक है, y माइनस y1 भी ठीक है, z माइनस z1 भी ठीक है, ये तो कुछ है, क्या है ये, डायरेक्शन रेशियो है। ये याद है कि नहीं, हमने डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन पढ़ा है। कोई भी लाइन है अगर उसके दो पॉइंट गिवन है तो उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करो, तो ये कुछ और नहीं, ये तो a है, ये b है, ये c है, ठीक। तो सारी चीजें कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। आई होप आपको कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट का फॉर्मूला भी याद हो चुका है, ठीक है। अभी तक हम 4 इक्वेशंस को सीख चुके हैं और अब बारी है एक क्वेश्चन की। क्वेश्चंस बहुत इजी होंगे, बस आपको ये समझना है कौन सा फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूले का डेरिवेशन क्यों बताया, सो दैट कभी कंफ्यूज ना हो आप लोग कि ये ए कौन था, बी कौन था, x1 कौन है, x2 कौन है, ठीक है। क्वेश्चन को देखो, find the vector equation for the line passing through the point this and this।
पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चंस। एक लाइन लिख देंगे, बोलेंगे बताओ इसकी वेक्टर इक्वेशन क्या है, तो हमें फॉर्मूला पता है, हम आसानी से बता देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे। अच्छा ठीक है, लाइन वाले चैप्टर से है। ओके जी, लाइन में हमने दो टाइप की इक्वेशन पढ़ी थी। पहली इक्वेशन थी जब सिर्फ एक पॉइंट गिवन हो और एक वेक्टर से हमारी लाइन पैरेलल हो। ठीक है, ओके। फिर दूसरी हमने क्या लाइन की इक्वेशन पढ़ी थी, हमने उस लाइन की इक्वेशन पढ़ी थी जो दो पॉइंट से पास होती है। तो ये तो हमें सेकंड फॉर्म लग रहा है ना। यहाँ पे जो हमारी लाइन है ये इन दो पॉइंट से पास कर रही है, इन दो पॉइंट से पास कर रही है। इसका मतलब इसकी जो वेक्टर इक्वेशन होगी उसका फॉर्मूला क्या है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। इक्वेशन याद है कि नहीं, अभी तो पढ़ाया, बिल्कुल याद है। चलो साथ साथ में याद करते चलो। सो ये क्या है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन जो पास करती है दो गिवन पॉइंट से। यही फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि यही कंडीशन तो बन रही है, दो गिवन पॉइंट हमारे सामने है। अच्छा अब बताओ जरा ये ए वेक्टर और बी वेक्टर कौन है। ए वेक्टर हमारे पहले पॉइंट से बना हुआ पोजीशन वेक्टर होता है। यहां पहला पॉइंट है -1 0 एंड 2, इसका मतलब इससे हम बनाएंगे ए वेक्टर। ओके जी, और जो दूसरा पॉइंट गिवन है उससे हम बनाएंगे अपना बी वेक्टर। कैसे बनाते हैं पोजीशन वेक्टर, जो भी कोऑर्डिनेट्स गिवन है बस उनके पीछे i j k लगा दो और ऐड कर दो। तो ए वेक्टर हमारा बन रहा है -i कैप प्लस 0 j कैप। अब उसे लिखने का क्या मतलब है, तो नहीं लिख रही मैं, प्लस 2k कैप। ये तो आपका ए वेक्टर हो गया। बी वेक्टर क्या है आप लोगों का, चेक करो, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। ठीक है, सब कुछ क्लियर है। अब देखो कभी कंफ्यूज नहीं होगे ए कौन है बी कौन है, क्योंकि डेरिवेशन पता है, राइट। अब क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यूज, आंसर आपके सामने है। तो ठीक है, चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं। आर वेक्टर कुछ नहीं, आर वेक्टर को सिर्फ आर वेक्टर ही लिखना, दिस इज आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। ए वेक्टर कौन है, ये है, तो लिखो जरा -i कैप प्लस 2k कैप प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। बी से ए सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करके देखें क्या, एक बार आ जाओ। सो बी वेक्टर क्या है आपका, बी वेक्टर है आपका, यहाँ पे देखो b माइनस ए है ना, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। इस वेक्टर से हमें सब्ट्रैक्ट करना है ए वेक्टर को। सो ए वेक्टर है -i कैप प्लस 2k कैप। सब्ट्रैक्ट तो करो, कितना आ रहा है, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर दे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस वाला माइनस बन जाएगा। ठीक है, तो लाइक टर्म्स ही सब्ट्रैक्ट होते हैं, बचपन से सीखते आ रहे हैं। सो 3i प्लस i आपको देगा 4i। j के लिए कोई नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे 4j ही लिखेंगे। 6k माइनस 2k 4k, ये आ रहा है आपका b वेक्टर माइनस a वेक्टर, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। सो 4i कैप, ठीक, प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप, और ये आ गया आपका आंसर। क्या है ये, वेक्टर इक्वेशन है ये। ठीक है, अच्छा चलो मन कर गया अगर कि मैम इसकी कार्टेशियन इक्वेशन भी बनाना चाहे तो बना लो, कौन मना कर रहा है। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, क्या फॉर्मूला है, साथ में बोलो फॉर्मूले को, x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाय z2 माइनस z1। ठीक है, चलो ये जो भी आपको पहला कोऑर्डिनेट गिवन होगा उसे x1 y1 z1 लेना, जो भी दूसरा कोऑर्डिनेट गिवन है उसे x2 y2 z2 लेना। ठीक है, सो क्या बनेगा, x माइनस -1 x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, सो 3 माइनस -1 मतलब कि 4 इज इक्वल टू y माइनस y1, y1 क्या है 0 नहीं लिख रही, डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1, y2 कौन है 4, y1 कौन है 0, 4 माइनस 0 आपको देगा 4 इज इक्वल टू z माइनस z1, z1 कौन है 2, सो z माइनस 2। ठीक, फिर z2 माइनस z1, 6 माइनस 2 4। तो ये लो, इनने हमसे पूछा नहीं था लेकिन तो भी हमने बता दिया कि ये रही आपकी कार्टेशियन इक्वेशन और ये रही आपकी वेक्टर इक्वेशन। सब ठीक है,
क्लियर हो गया? आइडेंटिफाई करना सीख गए कि किस में कौन सा फॉर्मूला लगाना है। बस इतनी सी ही तो थी लाइन की इक्वेशंस। कहाँ 3D डिफिकल्ट है? कौन कह रहा है 3D डिफिकल्ट है? 3D बहुत इजी है। फॉर्मूले को समझ जाओ, डेरिवेशन को रटना नहीं है, सिर्फ समझना है आपको। अच्छा ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, आर वेक्टर कौन था, उससे क्या होगा, फॉर्मूला कभी नहीं भूलोगे और उसकी एप्लीकेशन बिल्कुल सही करके आओगे। अगर ये क्वेश्चन समझ गए हो तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आ जाओ। अच्छा, एक इस क्वेश्चन को देखो, इसके बाद हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। एक बार जरा इस क्वेश्चन को देखो। द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज दिस, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन। मैंने कहा था ना, ट्रांसफॉर्मेशन वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं पेपर में। ठीक है, यहाँ पे इनने हमसे कोई इक्वेशन बनाने के लिए नहीं कहा। क्या कहा है? ट्रांसफॉर्म कर दो। हम आपको कार्टेशियन इक्वेशन दे रहे हैं, इस ही लाइन की वेक्टर इक्वेशन आप हमें बता दो। ठीक है, कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है, आपको क्या फाइंड करना है? वेक्टर इक्वेशन फाइंड करना है। तो सुनो, सबसे पहले जो भी इक्वेशन आपको गिवन हो ना, उसको 2 सेकंड के लिए आप देखो। देख लिया आपने? फिर जरा ये सोचो कि ये किसके जैसी है। ये तो ये डेफिनेटली कुछ इस टाइप की लग रही है, x माइनस x1 डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू, कॉमा आता है या इज इक्वल टू आता है? मैम इज इक्वल टू आता है। क्यों आया होगा इज इक्वल टू? क्योंकि इनके RHS बराबर थे तो इनके LHS भी बराबर होंगे। अच्छा ठीक है, सो y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाई c। ये कुछ इसके जैसा है ना? नहीं, ये इसके जैसा है। हाँ ठीक है, इसका मतलब अगर हम जरा कंपेयर करें तो यहाँ पे हमारा x1 कौन आ रहा है? चिल्ला के 3 मत बोलना। x1 कितना आ रहा है? एकदम इसके जैसा दिखना चाहिए। नहीं दिख रहा तो बनाओ उसके जैसा। कैसे बनाओगे? यहाँ पे +3 आया है तो डेफिनेटली यहाँ क्या रहा होगा? x माइनस -3 रहा होगा, है ना? क्योंकि यहाँ x माइनस, y माइनस और z माइनस ये तो फिक्स है। अगर यहाँ गलती से भी प्लस बन रहा है, इसका मतलब क्या रहा होगा कि आपका x1 -3 रहा होगा, जिसने माइनस माइनस प्लस कर दिया होगा। ठीक है, सो x1 कितना है? -3। ओके, कंपेयर करो, y1 कितना आ रहा है? y1 आ रहा है आपका 5 और z1 कितना आ रहा है? इस बार बिल्कुल चिल्ला के सही जवाब दे रहे हो। z1 आ रहा है -6, z1 आया आपका -6। कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अब क्या करोगे मैम? अब सुनते तो रहो आप लोग। ABC क्या है? ABC तो बस यही है जो नीचे लिखे हैं यहाँ पे। सो A है हमारा 2, B है हमारा 4 एंड C भी है 2। हमने कंपेयर कर लिया, हमने इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए। ठीक है, अब जरा सुनो, ये जो कार्टेशियन इक्वेशन मैंने लिखी है ना, क्या इस कार्टेशियन इक्वेशन की आप वेक्टर इक्वेशन जानते हो? हमें वेक्टर इक्वेशन ही बनाना है ना। हमने क्या कहा? ये जो लाइन गिवन है ये इसकी जैसी है। अगर इसकी जैसी है, ये आपने डिकोड कर लिया, तो जरा ये तो बताओ कि इस कार्टेशियन इक्वेशन का वेक्टर फॉर्मेट क्या होता है? मैम ये तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट पैरेलल टू अ वेक्टर, उसकी कार्टेशियन इक्वेशन है। हाँ, तो उसकी वेक्टर इक्वेशन क्या होती है? उसकी वेक्टर इक्वेशन होती है r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। ठीक है, मतलब इसको इस फॉर्मेट में बनाना है। क्यों बनाना है? क्यों? क्योंकि ये इसके जैसा था। ठीक है, ये इसके जैसा था, इसकी वेक्टर वो है तो इसकी वेक्टर भी वही होगी। हाँ, तो बस एक बार आपको a वेक्टर और b वेक्टर की वैल्यू पता चल जाएगी, आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, a वेक्टर क्या होता था? रिकॉल करो, बहुत साल पहले पढ़ा है, नहीं कुछ सेकंड पहले पढ़कर आए हो आप लोग। a वेक्टर क्या होता है? a वेक्टर उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जो हमें गिवन होता है और उससे हमारी लाइन पास करती है। तो यहाँ पे गिवन पॉइंट कौन है? -3, 5 एंड 6। तो इसी से तो बनेगा आपका a वेक्टर। सही बात है, गिवन पॉइंट से ही तो बनाते हो आप a वेक्टर। गिवन पॉइंट क्या है? ये तो बनाओ जल्दी से a वेक्टर। सो a वेक्टर क्या है? -3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप। सब ठीक है, a वेक्टर बन गया। अब क्या चाहिए? b वेक्टर। ये b वेक्टर क्या होता है? b वेक्टर तो वो पैरेलल वेक्टर है जिससे हमारी लाइन पैरेलल होती है। तो और उसी के डायरेक्शन, पैरेलल वेक्टर बोलूँ या डायरेक्शन वाला बोलूँ एक ही बात है। तो ये जो नीचे लिखे ना ABC 2 4 2,
इसी से बनेगा आपका बी वेक्टर, ठीक है। सो आपका बी वेक्टर है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। हमारे पास सब कुछ आ चुका है। अब हमें क्या करना है, इनकी वैल्यू बस वहां रखनी है। तो हम इस कार्टेशियन का वेक्टर फॉर्म बता देंगे, ठीक है। सो हमारा आर वेक्टर कितना आ रहा है, ए वेक्टर। ए वेक्टर कौन है, ये लिखो तो जरा, -3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप। ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। अब बी वेक्टर की वहां जगह नहीं है, मैं नीचे लिख रही हूं, आप वहीं लिखेंगे। सो बी वेक्टर क्या है आपका, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। बताओ, समझ गए। एक क्वेश्चन आता ही है ट्रांसफॉर्म करने का, तो सबसे पहली स्टेप आइडेंटिफाई कि ये जो कार्टेशियन दिया है कौन सा वाला कार्टेशियन है। आइडेंटिफाई कर लिया, उसको वहां लिखो। फिर जल्दी से इसी का ही वेक्टर फॉर्मेट लिख दो, ठीक है। फिर इन्हें कंपेयर करके जो चीजें आपको फाइंड करनी है उसे फाइंड करो। यहाँ पे आप समझ गए थे कि ए वेक्टर पोजीशन वेक्टर होता है गिवन पॉइंट का। गिवन पॉइंट कौन था, ये था, इसको आई जे के में लिखा। बी वेक्टर वो वेक्टर होता है जिससे हमारी लाइन पैरेलल होती है और वो डायरेक्शन बताने का काम करता है, और ये ए बी सी कोई और नहीं, डायरेक्शन ही बता रहे हैं, तो इससे आपने बी वेक्टर बनाया, इनको यहाँ लिख दिया। बस इतना सा था ये। अगर ये क्लियर हो गया है तो फिर हम आगे चलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। चलो, तो अभी तक ना हमने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर लिया है। क्या क्या डिस्कस किया है, वाइंड अप करते हैं और फिर आगे चलते हैं। देखो, हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ अ लाइन सीखा, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन हमने सीखी। पहला फॉर्मेट हमने पढ़ा था जब हमें गिवन हो कि हमारी लाइन एक पॉइंट से पास कर रही है और पैरेलल है किसी वेक्टर से। पैरेलल बोलूं या डायरेक्शन बोलूं, यहाँ पे एक ही बात आपको लेना है। तो इस वाले की जो वेक्टर इक्वेशन थी, ठीक है, वो क्या थी, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। और इसी कंडीशन का जो कार्टेशियन फॉर्म था वो था x माइनस x1 बाई ए इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। आई होप आपको ये याद हो गया है। दूसरी कंडीशन हमने पढ़ी थी जब हमें गिवन हो 2 पॉइंट्स और उन 2 पॉइंट से हमारी लाइन पास कर रही है, तो इसका वेक्टर फॉर्मेट क्या होता है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है। इसी का कार्टेशियन फॉर्मेट क्या होता है, x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 बराबर टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाई z2 माइनस z1। बस, आई होप आपको भी ये चारों इक्वेशंस याद हो गई हैं। तो पहला पोर्शन हमारा खत्म होता है। अब बारी है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की। इसे नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो और फिर मेरे साथ आगे चलो। चले, ओके। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस, इसके बारे में बस 2 फॉर्मूलेज हैं, उनको जल्दी से सीखेंगे, क्वेश्चंस को लगाएंगे और इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये सीखना है कि अलग अलग टाइप ऑफ लाइंस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता क्या है। छोटा सा ये डिस्कशन लेते हैं और उसके बाद हमारे लिए जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है पैरेलल लाइन एंड स्क्यू लाइन, ठीक है। ओके जी, सबसे पहले जरा इंटरसेक्टिंग लाइंस को देखो आप। अगर कोई 2 लाइन इंटरसेक्ट करती है तो इनके बीच में सबसे छोटा डिस्टेंस क्या होगा, इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, डेफिनेटली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी 0, राइट, क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर चुकी है। इंटरसेक्ट कर लिया, इसका मतलब क्या, इनके बीच में अगर सबसे मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, सबसे छोटा डिस्टेंस चाहिए, तो वो तो 0 ही होगा। सही बात है, इसीलिए हम इसका कोई फॉर्मूला पढ़ते भी नहीं है। फिर बात करते हैं पैरेलल लाइंस के बीच में। अगर कोई 2 लाइन पैरेलल है, ठीक है, अगर कोई आपकी 2 लाइन पैरेलल है तो इनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है। अगर मैं कोई 2 लाइंस पैरेलल बना रही हूं, उनके बीच में जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, जो इन दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, जो कभी मिलती नहीं है, बस चली जा रही है, इनके बारे में हम जानते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन भी हम जानते हैं, जो एक पॉइंट पे कहीं पे भी इंटरसेक्ट कर जाए, ठीक है। अब जो हम नहीं जानते वो है स्क्यू लाइंस। ये स्क्यू लाइंस क्या होता है,
तो सुनो, स्क्यू लाइंस एक ऐसी लाइन होती है, एक नहीं दो ले लो, स्क्यू लाइंस कुछ ऐसी लाइंस होती है जो कभी भी पैरेलल नहीं होती, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, मतलब ना तो इंटरसेक्टिंग होती है ना पैरेलल होती है। तो ये क्या होती है? ये नॉन कोप्लेनर होती है, मतलब सेम प्लेन पे भी लाई नहीं करती, डिफरेंट प्लेन पे लाई करती है। तो एक ऐसी लाइन जो ना तो पैरेलल हो, ना ही इंटरसेक्ट करे और ना ही एक प्लेन पे लाई करे, उन लाइंस को हम स्क्यू लाइंस कहते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपका फ्लाईओवर। आप देख सकते हो ये इस प्लेन में है और यहाँ पे जो नीचे आपकी रोड जा रही है वो दूसरे प्लेन में है। ये दोनों ना तो पैरेलल है और ना ही कभी इंटरसेक्ट करने वाली है, और ये क्या है? डिफरेंट प्लेन में है। इसका क्या मतलब हो गया? ये जो लाइन बना रही है दे आर स्क्यू लाइंस। इसको अगर अच्छे से समझे हम तो आप लोग जरा ऐसे देखिए, सपोज एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, ठीक है। एक लाइन आपकी ऐसे जा रही है और दूसरी लाइन आपके दूसरे प्लेन में जा रही है। तो आप देखो, क्या ये पैरेलल है? नहीं। क्या ये इंटरसेक्ट कर रही है? नहीं। क्या ये सेम प्लेन पे है? नहीं। तो ये कौन है? ये आपकी स्क्यू लाइंस है। बेस्ट एग्जांपल आपका फ्लाईओवर, ठीक है। ऊपर जो आप यहाँ देख सकते हैं और जो नीचे आपकी जो रोड जा रही है, ये कभी भी आपस में मिलने वाली नहीं है, ये पैरेलल भी नहीं है और डिफरेंट प्लेन में है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं? ये रिप्रेजेंट करता है स्क्यू लाइन। अब यहाँ पे मैंने 2D में आपको बनाया है ये फिगर, तो आपको लगेगा मैम ये तो इंटरसेक्ट कर जाएगी। ये इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ये हमने एक 3D का फिगर 2D में बनाया है, इसीलिए आपको यहाँ ऐसा फील हो रहा है कि दे विल इंटरसेक्ट, बट ये इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है। ना ही पैरेलल होती है, और कैसी होती है ये? नॉन कोप्लेनर। कोप्लेनर नहीं होती, सेम प्लेन पे लाई नहीं करती। बेस्ट एग्जांपल फ्लाईओवर, ठीक है जी। तो इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? दो स्क्यू लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक ऐसा डिस्टेंस होता है जो दोनों से परपेंडिकुलर हो, ठीक है। बस इतनी सी बातें आपसे मुझे करनी थी। अब हम बात करते हैं कि क्या है डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस जान गए ना आप लोग क्या है? ऐसी लाइंस को स्क्यू लाइंस कहती है, कहा जाता है जो ना तो पैरेलल हो, ठीक है, पैरेलल नहीं है, ना इंटरसेक्ट करे, ओके जी, और कैसी हो? नॉन कोप्लेनर हो, ठीक है। बस इनका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? एक ऐसा डिस्टेंस जो दोनों से परपेंडिकुलर हो। तो जो आप यहाँ देख रहे हैं PQ, ये क्या है? इन दोनों का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और ये जो लाइन मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है, ये कैसी लाइन है? स्क्यू लाइंस है, ठीक है। इसके डेरिवेशन पे हम नहीं जाएंगे, ठीक, इसके सिर्फ हम फॉर्मूले पे जाएंगे, क्योंकि यहाँ आप कंफ्यूज हो ही नहीं सकते। जहां आप कंफ्यूज हो सकते थे वहां हम डेरिवेशन देखेंगे, और जहां बहुत सीधी सीधी चीजें हैं तो उसके डेरिवेशन में हम लोग नहीं फंसेंगे, ओके, ठीक है। तो पेपर में कैसा क्वेश्चन आएगा वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखो, सुनो, सपोज करिए आप लोग कि एक लाइन L1 है और एक लाइन L2 है। L1 एंड L2 दोनों लाइन कैसी है? स्क्यू लाइन है। स्क्यू लाइन मतलब ना तो पैरेलल, ना तो इंटरसेक्ट एंड नॉन कोप्लेनर, ठीक है जी। सो दो स्क्यू लाइंस हैं और उनकी इक्वेशंस आपके पास है। पेपर में कैसा क्वेश्चन आएगा? आपको दो इक्वेशन देके रख देंगे, जैसे कि R वेक्टर इज इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर। दूसरा क्या है? R वेक्टर इज इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस म्यू B2 वेक्टर। ये दो लाइन की इक्वेशन हो गई। मैम ये तो कुछ देखा देखा सा लग रहा है। हाँ, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट पैरेलल टू दूसरा वेक्टर, ये वही तो है। ऐसा ही तो क्वेश्चन आएगा। आपने 2-3 इक्वेशंस पढ़ी है ना? मैम 2-3 नहीं, 2 पढ़ी है, ठीक है। तो जो 2 इक्वेशंस आपने लाइन की पढ़ी हैं उसी में घुमा फिरा के ना आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जब भी क्वेश्चन आएगा आपको 2 लाइन की इक्वेशन दे देंगे, बोलेंगे क्या स्क्यू लाइंस हैं या नहीं, पहले पता करो। अगर स्क्यू लाइन है तो उनका डिस्टेंस बताओ। मैम ऐसा क्यों बोला आपने? स्क्यू लाइंस है या नहीं पता करो। हाँ, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी आएगा अभी आपके सिलेबस में। आपको 2 टाइप की लाइंस के बीच का डिस्टेंस चाहिए, एक है स्क्यू लाइन, एक है पैरेलल लाइन। और कोई आपको बताएगा नहीं कि सुनो ये जो लाइन की इक्वेशन हम आपको लिख के दे रहे हैं ना, ये स्क्यू लाइन की इक्वेशन है, या फिर ये जो इक्वेशन हम आपको लिख के दे रहे हैं ये पैरेलल लाइन की इक्वेशन है। ये आपको कोई नहीं बताएगा, आपको खुद समझना होगा। तो कैसे समझोगे? देखो, जो भी लाइन की इक्वेशन है, बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ पे आप जान रहे हो ये B1 और B2 क्या बताते हैं? डायरेक्शन वाले वेक्टर्स होते हैं ये, है ना। तो अगर आपके B1 एंड B2 अलग है, डिफरेंट है, प्रोपोर्शनल नहीं है, तभी ये स्क्यू लाइन है। अगर
अगर B1 एंड B2 इक्वल हो गए, मतलब एकदम सेम टू सेम, या फिर इनके रेशियोज प्रोपोर्शनल हो गए, तो ये कैसे हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। फिर आपकी लाइंस स्क्यू लाइंस नहीं कहलाएंगी। ठीक है, तो जब भी आपके सामने पेपर में कोई क्वेश्चन आता है, आपको 2 लाइंस उनने दे दी है और कह देंगे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ, तो आपका सबसे पहला काम होगा ये चेक करना कि ये जो B1 एंड B2 हैं, क्या ये बिल्कुल डिफरेंट है, क्या इनके रेशियोज प्रोपोर्शनल नहीं है। अगर ऐसा होगा तभी ये स्क्यू लाइन है, मतलब B1 और B2 का कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए, ना तो इक्वल ना तो प्रोपोर्शनल। अगर ऐसा है, लाइंस आर स्क्यू लाइंस। एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया, फिर तो आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है? देखो जी, फॉर्मूला होता है ये जो डायरेक्शन वाले वेक्टर्स है ना, B1 एंड B2, इनका क्रॉस प्रोडक्ट। B1 एंड B2 का आप क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, ठीक। उसके बाद यहां पे डॉट बनाया है, डॉट प्रोडक्ट लेना होगा उसके बाद B1 क्रॉस B2 का, किससे? A2 माइनस A1 से। ठीक है, यहाँ पे A2 माइनस A1 मैग्नीट्यूड का काम कर रहा है। ठीक है, सो A2 माइनस A1 से आप लोग डॉट प्रोडक्ट लेंगे B1 क्रॉस B2 का। ठीक, फिर डिवाइड कर देंगे B1 क्रॉस B2 के मैग्नीट्यूड से। ये मैग्नीट्यूड है और ये बाहर क्या लिखा है? बाहर लिखा है मॉड फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन क्या करता है? किसी भी नेगेटिव चीज को पॉजिटिव कर देता है। तो डिस्टेंस क्या कभी जिंदगी में नेगेटिव हो सकता है? नहीं। तो अगर इन केस कभी आपका डिस्टेंस नेगेटिव आए, तो जब ये इस मॉड फंक्शन से बाहर आएगा, आई होप ये विजिबल है, ये जो 2 साइन मैंने बनाए हैं यहाँ पे, ये मॉड फंक्शन के हैं। तो अगर कभी इसके अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव आ गई, तो डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। तो जब इस मॉड से इसे बाहर निकालोगे, तब आप उसे पॉजिटिव करके बाहर निकालना। ठीक है, पॉजिटिव रूप में वो बाहर आएगा। ओके, चलो फॉर्मूले को रिकॉल करो। इतने सारे फॉर्मूले याद किए हैं, एक इस फॉर्मूले को भी पढ़ लो आप लोग। ठीक, कैसी लाइन की इक्वेशन आएगी? ऐसी लाइन की इक्वेशन आएगी, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। यहाँ पे 1 और यहाँ 1 बना लो। हमें चीज़ों को कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, हमें चीज़ों को बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में पढ़ना है, इसीलिए हम इसके डेरिवेशन पे नहीं जा रहे। इसको हम विदाउट डेरिवेशन भी समझ सकते हैं, इसीलिए डायरेक्टली मैंने आपके सामने आंसर लिखा है। आई होप आप इसे माइंड नहीं करेंगे। ओके, सो जो पहली लाइन है उसकी इक्वेशन क्या है? a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर। ओके, जो दूसरी लाइन है r वेक्टर, वो कौन है? a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर। ओके, अब जल्दी से डिस्टेंस याद करते हैं। क्या है डिस्टेंस का फॉर्मूला? देखो आप, डिस्टेंस इज इक्वल टू, बाहर लगाया है मॉड का साइन। क्यों लगाया है? क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ओके जी, एक अच्छा खासा बड़ा फॉर्मूला है, याद करने की कोशिश करो आप लोग। सबसे पहले जो डायरेक्शन बता रहे हैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लो। ठीक है, तो क्या आएगा क्रॉस प्रोडक्ट? b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, साथ में बोलो। ठीक है, b1 क्रॉस b2। इनका सीक्वेंस भी याद रखिए आप लोग, b1 क्रॉस b2। ठीक है, इसके बाद आपको डॉट प्रोडक्ट लेना है, किसके साथ? a2 माइनस a1 के साथ। सो a2 माइनस a1 के साथ आपने क्या ले लिया? डॉट प्रोडक्ट ले लिया। फॉर्मूला अभी खत्म नहीं हुआ है। अब क्या करोगे? इस b1 क्रॉस b2 के मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दोगे। दैट्स इट। अगर इस फॉर्मूले से डर रहे हो ना, तो आपको डराने के लिए इनके पास कार्टेशियन फॉर्मूला भी है इसका, और वो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं आपको कभी उसे याद करने के लिए नहीं बोलूंगी। ठीक है, ओके, तो इसे याद कर लो। क्या है ये? 2 लाइन की इक्वेशन है। पहली लाइन की इक्वेशन क्या है? आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर। दूसरी लाइन की इक्वेशन आर वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर। फॉर्मूला क्या होता है? मॉड फंक्शन, b1 क्रॉस b2, उसका लेंगे डॉट, किसके साथ? a2 माइनस a1 के साथ। फिर डिवाइड कर देंगे किससे? b1 क्रॉस b2 के मैग्नीट्यूड से। और रुकना तो बिल्कुल भी नहीं है, बाहर मॉड बनाना है। ठीक, क्वेश्चन करेंगे ना, बहुत इजी लगेगा। अभी स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो बोलोगे मैम याद कैसे करें? आपने बहुत कुछ इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद किए, बहुत सारी चीजें याद की है, एक इस फॉर्मूले को भी याद कर लो। ठीक है, चलो ओके जी। अब आपको लग रहा है मैम फॉर्मूला बड़ा है, तो सुनो, ये देखो आप, ये देखो इसका कार्टेशियन फॉर्मूला।
याद करने के लिए नहीं कहूंगी मैं आपको बिल्कुल भी, क्योंकि हम सारे क्वेश्चन को ना इस फॉर्मूले से खत्म कर सकते हैं। तो अगर आपको देखना है कार्टेशियन फॉर्मूला क्या है, आप बिल्कुल देख लो। मैं आपको एडवाइस तो नहीं ही कर रही याद करने के लिए, आप कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। याद नहीं कर सकते तो भी टेंशन नहीं लेना है आपको, आप सिर्फ इसको देखो, इससे आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, चलो। सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन, उसका हमने वेक्टर फॉर्मूला पढ़ लिया। कार्टेशियन आपके सामने है, अगर आप याद करना चाहें तो आप याद कर सकते हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म में बेसिकली क्या होगा, पेपर में ना आपको दो लाइन कार्टेशियन इक्वेशन की दे देंगे, तो क्या करोगे आप लोग, इसे वेक्टर में चेंज कर लेना। जानते हो ना कार्टेशियन इक्वेशन को वेक्टर में कैसे चेंज करते हैं, वेक्टर में चेंज करके आप ये वाला फॉर्मूला लगा लेना, आ जाएगा डिस्टेंस। ओके, चलो आपके ऊपर है, आपको जो भी अच्छा लगे। अब बात करते हैं अपन इस फॉर्मूले में क्या क्या चीजें हमें यूज हुई है, हम इसी फॉर्मूले पे ज्यादा स्ट्रेस डालेंगे। ओके, तो क्या क्या यूज हुआ है, देखो पहला तो क्रॉस प्रोडक्ट यूज हुआ है। आपको क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आना चाहिए, कहाँ पढ़ा था, 10.4 एक्सरसाइज चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा, हमने क्रॉस प्रोडक्ट सीखा है। कैसे करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, डिटर्मिनेंट मेथड से यूज करते हैं। ठीक है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता है, एक वेक्टर ही देता है। तो जब आप इसका क्रॉस करेंगे डिटर्मिनेंट मेथड से, तो जो आपको आउटपुट मिलेगा वो एक वेक्टर होगा। उस वेक्टर का आपको डॉट प्रोडक्ट लेना है a2 माइनस a1 से, सीक्वेंस चेंज मत करना आप लोग। ठीक है, जैसा सीक्वेंस में फॉर्मूला है वैसे ही याद कर लेना इसको। सो a2 माइनस a1 से आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे इसका, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या देता है, एक स्केलर क्वांटिटी देता है। ठीक है, फिर उसे डिवाइड करना मैग्नीट्यूड ऑफ दिस क्रॉस वाला वेक्टर, ये जो आपने क्रॉस किया इससे जो वेक्टर मिला ना आपको नया, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना। मैम हम भूल चुके हैं मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं किसी वेक्टर का। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, आप अंडर रूट लिखते हैं i, j एंड k के कोएफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम। याद आया, नहीं भी याद आया तो भी टेंशन मत लो, एग्जाम्पल है मेरे पास। ठीक है, चलो। सो आई होप ये फॉर्मूला याद हो चुका है। ओके, अब बात करते हैं पैरेलल लाइंस के बीच में अगर डिस्टेंस आपसे पूछ लिया जाए तो क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, सपोज करो आप टू लाइन्स है L1 एंड L2, कैसी है, पैरेलल है। पैरेलल है तो डेफिनेटली कोप्लेनर होगी, कोप्लेनर मतलब सेम प्लेन पे लाई करने वाली। ठीक है, कोई दो लाइन्स है मेरे पास L1 एंड L2, कैसी है ये, कोप्लेनर है। ठीक है, चलो कोप्लेनर है, ठीक है जी। तो इनकी इक्वेशन आपके सामने है, क्या इक्वेशन है, लेट द लाइन्स बी गिवन बाय r वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। ठीक है मैम, r वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b वेक्टर। क्या सवाल आ रहा है, मैम ये a1 a2 लिखा है, ये b क्यों लिखा है आपने, b1 b2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सुनो, जब भी आपके पास दो लाइन की इक्वेशन हो, ठीक है, और अगर ये डायरेक्शन वाले वेक्टर एकदम सेम टू सेम हो या प्रोपोर्शनल हो, इसका मतलब लाइन कैसी है, पैरेलल लाइन है। और जब आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि आपकी लाइन पैरेलल है तो आप उसमें डिस्टेंस का ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला है ये, मैग्नीट्यूड ऑफ, दोनों में b है ना तो b वेक्टर क्रॉस a2 माइनस a1। पहले क्या था, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, नहीं, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 था। अभी क्या हो रहा है, b वेक्टर क्रॉस a2 माइनस a1। ठीक है, डिवाइडेड बाय इस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और यहां पे ये साइन किसका है, मैग्नीट्यूड का है। ये है आपका पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला। क्या ये क्लियर है? ओके, यहाँ पे इस b वेक्टर के बारे में क्या याद रखना है आपको, कि जो भी आपको लाइंस गिवन है उसके ये b वेक्टर अगर इक्वल है या फिर प्रोपोर्शनल है तो 100% लाइन कैसी है, 100% आपकी लाइन पैरेलल है, और डिस्टेंस निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला लगाओगे। लेकिन अगर ये b जो है, ओके, अगर ये इक्वल नहीं है, प्रोपोर्शनल नहीं है, तो लाइन आपकी स्क्यू लाइन होगी, और फिर स्क्यू लाइन वाला फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, तो बस इस टॉपिक में ना यही दो बातें इंपॉर्टेंट है। आई होप ये क्लियर हो चुका है। एक बार फिर से देखो फॉर्मूला, डिस्टेंस क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ pt वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर क्रॉस a2 माइनस a1 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर, दैट्स इट।
ठीक है, पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस का फॉर्मूला ये रहा। अब आप चाहते हो कि एक क्वेश्चन कर लें, है ना? आओ जरा क्वेश्चन देखते हैं अपन। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस L1 एंड L2 whose vector equations are this and this। ठीक है, तो पेपर में मैंने क्या कहा था आपको, पेपर में ना सिर्फ इतना ही बोला जाएगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस निकाल के दे दो, नहीं बताएंगे कि लाइंस स्क्यू लाइन है या पैरेलल लाइन है, ये आपको खुद सोचना होगा। ठीक, तो उसी तरीके से क्वेश्चन लिखा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले हम अपने इस लाइन को देख लेंगे। लाइन कैसी लिखी है, आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस लैम्डा टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ओके, ये इस तरीके से आपको एक इक्वेशन दी है लाइन की। तो आप समझ रहे हो ये किस टाइप की है, ये है आर वेक्टर इज इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर। ओके, यहाँ पे आपका A1 वेक्टर क्या है, A1 वेक्टर है ये पहले वाला, मतलब I कैप प्लस J कैप। ओके, B1 वेक्टर क्या है आपका, लैम्डा के बाद जो लिखा है वो B1 वेक्टर है, यानी कि 2I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप। सब ठीक है? ओके, इस लाइन को हमने पढ़ लिया, चीजें समझ ली, चीजों को लिख लिया। अब बारी है दूसरी लाइन की। दूसरी लाइन को देखो आप लोग, आर वेक्टर, चलो इधर से देखते हैं अपन। हमारे पास है आर वेक्टर इज इक्वल टू 2I कैप माइनस नहीं प्लस J कैप माइनस K कैप प्लस म्यू, ब्रैकेट ओपन करो, 3I कैप माइनस 5J कैप प्लस 2K कैप। ठीक है, यहाँ पे ये जो लाइन है किस टाइप की है, आर वेक्टर इज इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस म्यू। ठीक है, यहाँ बनाओ B2 वेक्टर। ठीक है, इस टाइप की आपकी लाइन है। A2 वेक्टर कौन है आपका, कंपेयर करो और लिख दो। A2 वेक्टर है ये पहले वाला वेक्टर, 2I कैप प्लस J कैप माइनस K कैप। ठीक है जी। B2 वेक्टर कौन है आपका, ये लिखा है, लिखो जरा इसको, 3I कैप माइनस 5J कैप प्लस 2K कैप। सब ठीक है, हमने लाइन को देखा किस टाइप की है, उसे इक्वेशन को लिखा, A1 कौन है, B1 कौन है, A2 कौन है, B2 कौन है, वो सब लिख लिया। अब सबसे पहला काम है, क्या चाहिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए। तो ये पता करना कि ये लाइन कैसी है, स्क्यू लाइन है या पैरेलल लाइन है। तो ये पता करने के लिए आप किसको देखोगे, आप देखोगे B1 एंड B2 वेक्टर को। ठीक है, चलो इन्हें हाईलाइट कर देते हैं। ये रहा आपका B1 वेक्टर और ये रहा आपका B2 वेक्टर। सबसे पहली चीज ये चेक करो, क्या ये बराबर है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, वो -5 है, ये 1 है, ये 2 है। नहीं मैम, बराबर नहीं है। क्या चेक किया मैंने, I, J एंड K के कोएफिशिएंट्स, क्या दोनों के I, J के कोएफिशिएंट्स बिल्कुल सेम टू सेम है? नहीं है। ओके जी, अभी खुश मत होना। दूसरा पॉइंट क्या चेक करना है आपको, क्या ये प्रोपोर्शनल है, 2/3 -1 लिखें, एक बार लिखते हैं। देखो B1 बाई B2 ना, सो 2/3 एक रेशियो आ रहा है, एक रेशियो -1/5 आ रहा है, -1/-5, दूसरा रेशियो 1/2 आ रहा है। क्या ये बराबर है? बिल्कुल भी बराबर नहीं है। क्या ये इक्वल थे? बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या, ना तो आपके B1 एंड B2 इक्वल है और ना ही ये प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि B1 एंड B2 बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। मतलब लाइन कैसी है, स्क्यू लाइन है। जैसे ही आप ये पता कर लेंगे कि B1 B2 बिल्कुल अलग दिख रहा है, ना तो इक्वल है ना तो प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल डिफरेंट है, तो लाइन कैसी है, स्क्यू लाइन है। तो आप आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि आपकी लाइंस कैसी है, स्क्यू लाइंस है। कौन बताता है ये, B1 एंड B2 बताता है। B1 एंड B2 कहाँ लिखा होता है, लैम्डा या म्यू के बाद। ठीक है, चलो सो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि लाइंस कैसी हैं, लाइंस आर स्क्यू लाइंस। अब स्क्यू लाइंस है तो डिस्टेंस बताओ कैसे निकालते हैं। स्क्यू लाइंस का डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉड फंक्शन, मतलब मॉड्यूलस। आप लिखेंगे B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। ठीक है, ब्रैकेट में लिखना है तो ब्रैकेट में लिखो, डॉट A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, मैग्नीट्यूड नहीं मॉड है ये, डिवाइडेड बाय
B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्या फॉर्मूला लिखा मैंने? स्क्यू लाइन का डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा। स्क्यू लाइंस का ही क्यों लिखा? क्योंकि B1 B2 बिल्कुल अलग है। ओके, तो ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। अब आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है, बिल्कुल भी नहीं। फॉर्मूला याद है ना, इस फॉर्मूले में जो जो चीजें लिखी हैं वो फाइंड करो, यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, आप अपनी डिस्टेंस तक पहुंच जाओगे। ठीक है, ओके जी। तो सबसे पहले B1 क्रॉस B2 निकालते हैं। B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर कैसे निकालते हैं? मैम डिटर्मिनेंट मेथड से। सबसे पहले क्या लिखा है? B1, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग? I कैप, J कैप एंड K कैप। ठीक है, सबसे पहले क्या? B1 वेक्टर, तो B1 वेक्टर के I, J एंड K के कोएफिशिएंट्स लेकर आओ। 2 -1 1, तो मैं लिखूंगी यहाँ पे 2 -1 1। फिर क्या लिखा है? B2 वेक्टर, तो B2 वेक्टर के क्या कोएफिशिएंट्स हैं? इधर आओ, 3 -5 2, लेके चलो 3 -5 एंड 2, सही लेकर आई हूं? हाँ, ओके जी। तो पहला काम B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर कैसे निकालोगे? डिटर्मिनेंट मेथड से, आपके सामने है। सॉल्व करें, चलो कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले आई कैप को पकड़ो, पहली रो और जिस भी कॉलम में आई कैप है उसे हाइड करो। जितना हिस्सा आपके पास बचा है ऊपर से नीचे की तरफ आओ, लेफ्ट टू राइट मल्टीप्लाई करो। -1 × 2 -2, फिर हमेशा लगता है बीच में नेगेटिव का साइन और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। -5 × 1 -5, तो ये हो जाएगा आपका +5। ओके, चलो फिर हमेशा यहाँ पे -j कैप लगता है क्योंकि हम पहली रो के अलोंग ही एक्सपेंड कर रहे हैं। ब्रैकेट ओपन कीजिए, इसे और इसे हाइड कीजिए, पहली रो और जिस भी कॉलम में आपका j है उसे हाइड करो, ऊपर से नीचे लेफ्ट टू राइट मल्टीप्लिकेशन। सो 2 2s are 4, सब्ट्रैक्शन 3 × 1 3। ओके, प्लस k कैप। k कैप क्या होगा? पहली रो और जिस भी कॉलम में आपका k है उसे हाइड करो, जितना बचा है ऊपर से नीचे लेफ्ट राइट मल्टीप्लाई। सो 2 × -5 -10, बीच में माइनस का साइन, 3 × -1 -3, तो ये -10 + 3 बन जाएगा। तो ये क्या आ गया? ये आया है आपके पास B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। चेक करो कितना आ रहा है। ये बन रहा है 3i कैप, यहाँ पे -j कैप -7k कैप। दिस इज योर B1 क्रॉस B2 वेक्टर। आई होप यहाँ किसी को कोई परेशानी नहीं है। एक्सरसाइज 10.4 में बहुत सारे क्वेश्चंस हमने इस पैटर्न पे किया है सॉल्व। ओके, अब जरा फॉर्मूले को देखो, क्या चाहिए इनको? B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड भी चाहिए। चलो यही फाइंड कर लेते हैं। ओके, सो B1 क्रॉस B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? √i, j एंड k के कोएफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम। 3 का स्क्वायर 9, -1 का स्क्वायर +1, -7 का स्क्वायर +49, कितना आ रहा है? √59। सो √59 आपका B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड आ रहा है, i, j एंड k के कोएफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम। ओके जी, राइट। अब क्या चाहिए? A2 - A1 चाहिए। चलो ठीक है, चाहिए तो लेकर आते हैं। सो A2 - A1, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, आओ A2 - A1, ये लिखा है A2, ये लिखा है A1। कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं? लाइक टर्म्स सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है? A2 - A1। ठीक है, तो जो भी पहला दिया होगा ये A1 B1 होंगे, जो भी दूसरी लाइन है वो A2 B2 होंगे। ओके, सो A2 - A1, 2 -1 1, तो पहला नंबर तो i कैप आ रहा है। ओके, उसके बाद आ जाओ j वाले टर्म पे। j कैप -j कैप चला गया, इधर आओ, -k कैप -0k कैप, तो -k कैप। आपको क्या मिला यहाँ पे? -k कैप। ये कौन आया? A2 - A1 आया। अब फॉर्मूले को देखो, अब क्या चाहिए? अब B1 क्रॉस B2 जो वेक्टर आया है उसे उठाओ और A2 - A1 जो वेक्टर आया है उसे लो, इन दोनों का डॉट ले लो। ठीक है, चलो डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। सो B1 क्रॉस B2 वेक्टर डॉट A2 - A1 वेक्टर इज इक्वल टू, यहां लिखें क्या अपन इसको? चलो लिख लेते हैं, 3i कैप -j कैप
माइनस 7k कैप। इसका डॉट लेना है आप लोगों को किसके साथ, आई कैप माइनस k कैप के साथ। ठीक है, चलो कितना आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं दो वेक्टर्स का, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, आई डॉट जे 0। मतलब क्या समझे आप लोग, सेम यूनिट वेक्टर्स का डॉट सेम यूनिट वेक्टर्स के साथ लिया जाता है, डिफरेंट के साथ लोगे तो 0 आएगा। सो 3i डॉट आई आपको देगा 3, जे के लिए कोई है नहीं तो रहने दो, -7 -1 प्लस 7 के डॉट के 1। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट एक्सरसाइज 10.3 चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा, बहुत सारे क्वेश्चंस किए। ओके चलो, सो ये जो क्वांटिटी है कितनी आ रही है, 10 आ रही है। अब इन सारी क्वांटिटी को लेके चलो और स्क्यू लाइंस का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो। सो हमें आंसर मिल रहा है D इज इक्वल टू मॉड, इस क्वांटिटी का आंसर 10 तो यहां लिखा, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट कितना आ रहा है, √59, तो इसे हमने यहां लिखा। तो ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या लिखेंगे इसे, 10 बाय √59 स्क्वायर यूनिट। ओ स्क्वायर यूनिट क्यों, डिस्टेंस है ना, सिर्फ यूनिट लिखोगे आप, ये ऐसी गलती भी हो जाती है। क्या निकाल रहे हो, डिस्टेंस निकाल रहे हो तो सिर्फ यूनिट लिखोगे। ये रहा इसका आंसर। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा सा समय लेगा लेकिन डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई होप ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है, अच्छे तरीके से आप समझ गए हैं कि सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे लाइन स्क्यू है या पैरेलल है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, B1 एंड B2 बिल्कुल अलग होने चाहिए, प्रोपोर्शनल भी नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा है तो लाइन स्क्यू है। जो भी पहली लाइन गिवन है उससे A1 B1 निकाल लेना, जो भी दूसरी लाइन है उससे A2 B2 निकाल लेना। एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया, फिर आप लगाएंगे सिर्फ स्क्यू लाइंस का डिस्टेंस का फॉर्मूला। अगर ये फॉर्मूला याद है तो इसके बाद हमने जरा सा भी अपना दिमाग नहीं लगाया, जो जो चीजें कही गई थी ना बस वो फाइंड करते गए और जाके सब्स्टिट्यूट कर लिया। फिर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था कि आपको बहुत सोचना हो, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट आप वेक्टर में पढ़ चुके हो, डॉट प्रोडक्ट आप वेक्टर में पढ़ चुके हो, मैग्नीट्यूड आप वेक्टर में पढ़ चुके हो, बस वो ही चैप्टर 10 का काम आया, चीजों को रखा और आप अपने आंसर तक पहुंच गए। आई होप बहुत अच्छे से ये वाला टॉपिक क्लियर है। अब एक एग्जाम्पल और लेंगे और फिर इस टॉपिक को बिल्कुल खत्म करेंगे। ठीक है, चलो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और फिर आगे चलो। ठीक, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप लोग। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस L1 एंड L2 whose वेक्टर इक्वेशंस आर गिवन। ठीक है, आपके सामने ये वेक्टर इक्वेशंस हैं, आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा था, ये लोग आपको नहीं बताएंगे कि लाइन कैसी है, स्क्यू लाइन है या पैरेलल लाइन है, ये आपको खुद आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है, खुद आइडेंटिफाई कैसे करोगे, आओ जरा सीखते हैं अपन। पहली इक्वेशन जो गिवन है दैट इज R वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। ये इक्वेशन कैसी लग रही है आप लोगों को, R वेक्टर इज इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर। अभी हमें नहीं पता ये B1 बराबर है B2 के नहीं। अरे मैम चेक तो करो, बिल्कुल सेम टू सेम लिखा है। अच्छा हाँ, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया। यहाँ आप देख सकते हो लैम्डा के बाद जो लिखा है और म्यू के बाद जो लिखा है ये दोनों बिल्कुल सेम है, तो बिल्कुल सेम है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके B1 एंड B2 बिल्कुल सेम टू सेम है या फिर प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब लाइन कैसी है, पैरेलल है। तो यहाँ पे जो आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लगाएंगे तो किसका फॉर्मूला लगाएंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस वाला फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, कैसे पता चला, लैम्डा एंड म्यू के बाद जो भी आपका बी वेक्टर लिखा है वो बिल्कुल सेम है। अगर मान लो प्रोपोर्शनल भी होता तो भी आप पैरेलल लाइन वाला फॉर्मूला लगाते। कैसे, जो भी फैक्टर कॉमन है उसे कॉमन ले लेते और फिर एकदम सेम टू सेम बन जाता और फिर आप पैरेलल लाइन वाला फॉर्मूला लगा लेते। ठीक है, बट ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गया, तो अच्छी बात है। ठीक है, फिर भी लिख लेते हैं अपन, दिस इज लैम्डा बी वेक्टर। हमारा A1 वेक्टर क्या है यहाँ पे, पहला वाला वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। हमारा बी वेक्टर क्या है, हमारा बी वेक्टर है यहाँ पे 2i कैप
प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। आ जाइए जरा दूसरी लाइन को पकड़ो। दूसरी लाइन क्या है? r वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप प्लस म्यू। क्या लिखा है? जल्दी से लिखो। 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। यहाँ पे लैम्डा और म्यू के बाद जो भी आपका b लिखा है सेम हो गया है, लाइन पैरेलल है। अगर प्रपोर्शनल होता तो भी लाइन पैरेलल होती, ठीक है? ओके जी। सो हमारा a2 वेक्टर अगर देखा जाए तो ये इसके जैसी हो रही है। r वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b वेक्टर। देखो लिखने का तरीका भी आना चाहिए, इसीलिए पूरा लिख के दिखा रही हूँ आपको। इससे कंपेयर करो तो आपका जो a2 वेक्टर आ रहा है, क्या आ रहा है? 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। b वेक्टर क्या है? बिल्कुल सेम टू सेम है मैम, 2i प्लस 3j प्लस 6k। आप लिख देंगे। लाइन कैसी है? पैरेलल है। लाइन अगर पैरेलल है, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं नेक्स्ट पेज पे लेके चलो। पैरेलल लाइन का फॉर्मूला लगाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब आपकी लाइंस पैरेलल होती है तो उनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है वो क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर, यहाँ क्या आएगा? बोलो। क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना, अपने आप फॉर्मूला याद हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है? चलो अब इसने जो जो कहा है ना वो सारी वैल्यूज निकालते हैं, यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं और आंसर तक पहुंच जाते हैं। ठीक, चलिए जी। सबसे पहले a2 माइनस a1 निकाल लो। सो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर क्या आएगा? a2 माइनस a1, 3 माइनस 1 2, so this is 2i कैप। ओके, लाइक टर्म सब्ट्रैक्ट होते हैं। 3 माइनस 2 कितना? 1, इसका मतलब प्लस j कैप। फिर क्या लिखा है? क्या लिखा है फिर? माइनस 5 माइनस माइनस 4, मतलब माइनस 5 प्लस 4 माइनस k कैप। तो ये सब्ट्रैक्शन हो गया। अलजेब्रा ऑफ वेक्टर हम वेक्टर अलजेब्रा में पढ़ चुके हैं, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशानी वाली नहीं है। ओके, चेक कर लो एक बार। 3 में से 1 गया, 2, 3 माइनस 2 1, माइनस 5 प्लस 4 माइनस 1। ठीक है, अब क्या करना है? इसका ना क्रॉस लेना है b वेक्टर के साथ। ठीक है, चलो क्रॉस लेते हैं अपन। सो b वेक्टर क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर इज इक्वल टू, कैसे लेते हैं क्रॉस? डिटर्मिनेंट मेथड से। आप यहाँ लिखेंगे i कैप, j कैप, k कैप। सबसे पहले b वेक्टर लिखा है तो b वेक्टर के कोएफिशिएंट्स को फिल करिए, 2 3 6। फिर a2 माइनस a1 लिखा है तो उसके कोएफिशिएंट्स को यहाँ पे फिल करो, 2 1 माइनस 1। ठीक, डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व कर दो। कैसे सॉल्व करते हैं अपन? i कैप, इसे हाइड करो, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3, बीच में माइनस का साइन, 1 इंटू 6 6। यहाँ हमेशा माइनस आएगा, माइनस j कैप। इसको और इसको हाइड करो, ऊपर से नीचे लेफ्ट राइट मल्टीप्लाई, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 6 12 प्लस k कैप। क्या आएगा? इसको और इसको हाइड कर लो, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 2 इंटू 1 2 माइनस 2 इंटू 3 6। ठीक है, डिटर्मिनेंट हमने सॉल्व कर लिया। तो हमारे पास b वेक्टर क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर कितना आ रहा है? वो आ रहा है माइनस 9i कैप प्लस 14 j कैप माइनस 4 k कैप। देख लो एक बार, ये माइनस 14 होता, माइनस माइनस प्लस, तो 14 j कैप माइनस 4 k कैप। ये इन दोनों का क्रॉस आ गया। मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर निकाल लो। ठीक है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट b वेक्टर को देखो, इसके कोएफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम। सो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, कितना आ रहा है? रूट 49 यानी कि 7। सो मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर कितना आया? 7 आया। यहाँ तक सब ठीक है? ओके, अब क्या करना है? देखो आप सब फाइंड कर चुके हो, बस यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है, आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक, तो इन दोनों वैल्यूज को यहाँ रख देते हैं अपन। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस क्रॉस दिस।
क्योंकि आप जानते हो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एक वेक्टर होता है। तो हमारे पास जो वेक्टर आया है वो ये है, तो इसका मैग्नीट्यूड चाहिए रहेगा, अभी फाइंड कर लेते हैं अपन। सो मैग्नीट्यूड ऑफ -9i कैप प्लस 14j कैप माइनस 4k कैप, इसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आया है 7। तो चलो जल्दी से इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें अपन। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस क्या होगा, यही लिख लें क्या, अंडर रूट ऑफ -9 का स्क्वायर 81 प्लस 14 का स्क्वायर 196 प्लस -4 का स्क्वायर 16। तो इन तीनों को ऐड करो कितना आएगा 293, ओके, और डिवाइडेड बाय क्या है 7। तो इसे ऐड करके आपको मिलेगा अंडर रूट 293 डिवाइडेड बाय 7। तो ये आ रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। दैट्स इट। ऐड करके एक बार चेक कर लेना आप लोग, अंडर रूट 293 डिवाइडेड बाय 7 यूनिट्स आ रहा है। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं, फॉर्मूला इजी, हाँ फॉर्मूला याद कर लो, उससे आपका पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, सो हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के ऊपर जितनी चीज़ें हमें पढ़नी थी हमने उसे डिस्कस कर लिया है। अब एक बार एक छोटा सा रिकॉल करते हैं और वीडियो को ख़त्म करते हैं। ये रहे सारे फॉर्मूलेस, आज हमने इन सबको याद किया है। ओके, सो लाइन इन 3D में सबसे पहले हमने इक्वेशन ऑफ अ लाइन पढ़ा। इक्वेशन ऑफ अ लाइन में आपके पास ये दो इक्वेशन है। पहला, जब आपके सामने गिवन हो क्या, पॉइंट और डायरेक्शन, डायरेक्शन को ही हम क्या बोल देते हैं, पैरेलल टू गिवन वेक्टर। या तो आपको कोई चीज पैरेलल टू गिवन वेक्टर गिवन हो, या फिर डायरेक्शन गिवन हो, या फिर पॉइंट गिवन हो, तो ये एक ही चीज है। और जब ऐसा आपके सामने चीजें गिवन होती हैं तो उसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। यहाँ पे जो ये ए वेक्टर बना है ये उस गिवन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। कौन सा गिवन पॉइंट, जो आपको गिवन है क्वेश्चन में। और ये बी वेक्टर क्या है, ये बी वेक्टर आपका वो पैरेलल वेक्टर है जो लाइन से कैसा है, पैरेलल है, और इसी से आपको डायरेक्शन पता चलता है। तो इस फॉर्म को हम या तो पॉइंट पैरेलल फॉर्म बोल दो या तो पॉइंट डायरेक्शन फॉर्म बोल दो। ठीक है, ये इसका वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन होगी। कार्टेशियन फॉर्म की क्या इक्वेशन है, x माइनस x1 बाई ए इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। ये जो आपके x1, y1 और z1 है, ये क्या है, जो पॉइंट आपको गिवन है उसके कोऑर्डिनेट्स है। ये जो नीचे ए बी एंड सी लिखा है ये क्या है, डायरेक्शन रेशियोज है। कहाँ से मिला, उस वेक्टर से मिला जो लाइन से पैरेलल था, ये भी आपको गिवन है। ठीक है, तो ये दो फॉर्म आई होप आपको याद है। कौन सी लाइन की इक्वेशन है, ये उस लाइन की इक्वेशन है जो किसी गिवन पॉइंट से पास होती है और किसी वेक्टर से पैरेलल है। तो उसका वेक्टर फॉर्म क्या है, जल्दी से बताओ। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ए वेक्टर पोजीशन वेक्टर है उस गिवन पॉइंट का, बी वेक्टर मैम पैरेलल वेक्टर है ये। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म क्या है, x माइनस x1 बाई ए इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। माइनस का साइन याद रखना, यहाँ पे सब जगह माइनस है। x1, y1, z1 कौन से हैं, ये वो पॉइंट है जो गिवन है। ए बी सी कहाँ से मिले, ये उस वेक्टर से मिला जो पैरेलल था। आई होप ये दोनों इक्वेशन याद है। चलो दूसरी चीज जो हमने पढ़ी वो ये थी, उस इक्वेशन की लाइन इन 3D जो दो पॉइंट से पास हो रही हो, मतलब आपको 2 पॉइंट्स यहाँ गिवन हो। ठीक है, तो उस केस में इक्वेशन क्या बनती है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या है, ये ए वेक्टर एंड बी वेक्टर पोजीशन वेक्टर है उन दोनों पॉइंट के जो आपको गिवन है। बिल्कुल फॉर्मेट याद रखिए आप लोग। ठीक है, ये आपका वेक्टर फॉर्म हो गया, ए वेक्टर पहला वाला पॉइंट, बी वेक्टर दूसरा वाला पॉइंट, उससे बने हैं कौन, वेक्टर। फिर बात करो इसका कार्टेशियन फॉर्मेट। कार्टेशियन फॉर्म क्या कहता है, x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाई z2 माइनस z1। ठीक है, और ये x1, y1, z1 ये पहला वाला पॉइंट के कोऑर्डिनेट है और x2, y2, z2 दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, उससे हमने सब्ट्रैक्ट किया है पहले वाले पॉइंट को। ठीक, ये आपकी क्या हो गई, कार्टेशियन फॉर्म हो गई किसकी, एक ऐसी इक्वेशन ऑफ अ लाइन की जो दो गिवन पॉइंट से पास कर रही हो। ओके,
चलो आई होप ये याद है। इसके बाद हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात की। यहाँ पे क्या पढ़ रहे हो आप लोग? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, ये क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। और फिर नीचे लिखा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। दो इक्वेशन पढ़ी और दो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में पढ़ा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, उसका वेक्टर फॉर्मेट क्या है? देखो आप, ये बाहर मॉड का साइन है, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो बिल्कुल बना लेना इसे। मॉड का साइन है ये b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डिवाइडेड बाय b1 क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और बाहर क्या लगा है? मॉड फंक्शन। तो अगर आपने इस फॉर्मूले को लगाया तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल जाएगा दो स्क्यू लाइंस के बीच में। ठीक, बिल्कुल ऑर्डर का ध्यान रखें आप लोग। यहाँ पे पहले क्रॉस प्रोडक्ट है, फिर डॉट प्रोडक्ट है, बाहर मॉड का साइन है। इसका कार्टेशियन फॉर्म भी अवेलेबल है, लेकिन हम वेक्टर फॉर्म से ही सारे क्वेश्चन कर लेंगे, इसलिए मैं उसे याद नहीं कर रही। मैं सिर्फ वेक्टर फॉर्म वाली इक्वेशन को याद करके कार्टेशियन फॉर्म में भी अगर क्वेश्चन होगा तो उसे वेक्टर में चेंज करके इस फॉर्मूले को लगा देंगे और सॉल्व कर लेंगे। एक क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज 11.2 में, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 14 या 15 कुछ तो है, लास्ट का ही कोई क्वेश्चन है। वहां पे आपको एक कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन गिवन होगी जिसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना होगा। तो वहां मैं आपको सिखाऊंगी कैसे कन्वर्ट करना है और फिर उसे वेक्टर फॉर्म में आके वेक्टर फॉर्म वाला ही फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस निकाल लेना है। ठीक, चलो फिर हमने पढ़ा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला है? D इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर क्रॉस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर। ठीक है, इन फॉर्मूलेस को याद कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एक्सरसाइज 11.2 पे आने से पहले ये सारे फॉर्मूलेस आप याद कर लेना। ठीक, चलो बहुत ही ज़्यादा इजी था, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। एक बार याद करने की कोशिश करो। जब ये सब याद हो जाएगा ना, 11.2 के क्वेश्चन आप बहुत जल्दी जल्दी खत्म कर लोगे। ठीक, चलो सो इसके साथ ही हमारा एक्सरसाइज 11.2 का कंसेप्ट वीडियो बिल्कुल खत्म होता है। आपको जो जो चीज़ें पता होनी चाहिए थी वो सब हमने डिस्कस कर लिया। एक बार इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी फॉर्मूलेस याद किए हैं ना, और जिस भी टॉपिक का फॉर्मूला याद किया है उस टॉपिक को लिखना, फॉर्मूले को लिखना। अगर आपको डायग्राम याद हो तो एक बार अपने लिए डायग्राम भी बना लेना। ठीक है, अच्छे से इन्हें याद करो। नेक्स्ट वीडियो का वेट करना, वहां पे हम 11.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, और स्टूडेंट्स आप लोग ये जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की ना वेबसाइट भी है और साथ ही साथ आपको प्ले स्टोर पे मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप भी मिल जाएगी। जब आप इन्हें एक्सप्लोर करोगे तब आप ये देखोगे कि आपके जितनी भी क्लासेस हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी बुक हम पढ़ रहे हैं, वो सब कुछ वहाँ एकदम पूरा सीक्वेंस में अरेंज्ड है। तो आपको कोई भी वहाँ दिक्कत नहीं होगी। प्लेलिस्ट की भी आप एक बार वेबसाइट एंड ऐप को एक्सप्लोर ज़रूर करना। ठीक है, सपोज आप वेबसाइट देखना चाह रहे हैं, सो आप गूगल पे जाएंगे, magnetbrains.com डाल के सर्च करेंगे। जब आप सर्च करते हैं तब आपके सामने एक इस टाइप का पेज ओपन होगा। आप यहाँ देखिए एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के सेक्शन में जो भी चीज़ें हैं, सपोज क्लास 12th पढ़ना है, डिफरेंट जो भी आपकी क्लासेस है ना, सब यहाँ पे एकदम सामने है। अगर आप क्लास 12th पढ़ना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करो। क्लास 12th में आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, जो भी डिफरेंट बुक्स हम सॉल्व कर रहे हैं, जैसे आप जानते हो RD शर्मा के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको सर सॉल्व करवा रहे हैं इन्हीं सारे चैप्टर्स के जो हम अभी पढ़ रहे हैं। तो उन वीडियोस को भी चेकआउट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओके, एंड सपोज आप मैथ्स NCERT वॉल्यूम 2 देखना चाहते हैं, आप यहाँ जाइए, वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए। जब आप वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तब आप देखोगे हम जितने भी चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं वो सब आपके सामने यहाँ पे है। ठीक, यहाँ पे आप देखोगे जितना भी कंसेप्ट पढ़ लिया, एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर लिया, सब आपको एकदम इकट्ठा मिल जाएगा यहाँ पे। सपोज आप इंटीग्रल्स पढ़ना चाहते हो, इंटीग्रल्स पे क्लिक करो, मैं आपको मिलूंगी इंटीग्रल्स पढ़ाते हुए। सो एक बार वेबसाइट एक्सप्लोर करो। ठीक है, एंड साथ ही साथ आप लोग जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी भी है। ओके, सो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही बेस्ट फैकल्टीज़ है वहाँ पे, आपका हिंदी में जितना भी कोर्सेज है ना वो सब कुछ वहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से करा रहे हैं। सो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, सो साथ ही साथ आज हमारा वीडियो होता है ख़त्म। मैग्नेट ब्रेन्स एक 100% फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।
वीडियो लेक्चर अगर पसंद आए तो लाइक भी करना और अपने दोस्तों के साथ आप इन लेक्चर्स को शेयर भी करना, क्योंकि आप जानते हैं नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ती है। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।